हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, आवाज आ रही है आप सभी को? दिखाई भी दे रहा हूँ? चलो बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बढ़िया है, अच्छी बात है। ओके, प्रणाम। चल बेटा, हम यहाँ पर अध्याय पढ़ रहे थे, कौन सा हमारा? विकास। और इस विकास में आज हम क्या पढ़ने वाले, आपको पता ही है, हम लोगों ने बात करी थी कि इसके 4 भाग, जिसमें से पहला वाला हम लोगों ने कर दिया था। दूसरा हम पढ़ रहे थे कौन सा? कार्बनिक विकास के प्रमाण। इसे हमें आज करना है। और उसके बाद कार्बनिक विकास के सिद्धांत और फिर मानव विकास, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक विकास के प्रमाण, जिसमें से हम 2 प्रमाण पढ़ चुके थे। एक जीवाश्मों का प्रमाण पढ़ चुके थे और एक हम पढ़ चुके थे अवशेषीय अंगों का प्रमाण। 2 हम पढ़ चुके थे। अब उसके बाद और कौन कौन से प्रमाण हैं वो हम देखने वाले हैं। लेकिन देखने से पहले, हाँ जी, देखने से पहले आज मैं आपके लिए ये अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज क्वेश्चंस। हाँ जी, क्या आप रेडी है क्वेश्चंस करने के लिए? बहुत दिनों बाद है। रेडी है? करें क्वेश्चंस करें। अच्छा, जिन बच्चों को इस चैप्टर की एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, मेरे को पता है, ये वाला जो चैप्टर है इसकी एनसीईआरटी के लैंग्वेज के बच्चों को समझ में नहीं आएगी, तो टेंशन मत लीजिएगा। ये चैप्टर खत्म होते ही हम इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे। सभी की नहीं, कई ऐसे चैप्टर जो आराम से समझ में आ जाते हैं। पर्टिकुलरली इस चैप्टर को समझने के लिए, इसकी एनसीईआरटी को समझने के लिए बड़ा दुविधा होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो हम इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे चैप्टर के खत्म होने के बाद में। ठीक है दोस्त? डन? ठीक है बेटा? ओके जी, ठीक है, चले अब चल तो क्वेश्चंस करें। दूसरा बाद में आती है बेटा वो। अच्छा, एक और चीज, ये जो आज की जो क्लास जो होगी, इसकी जो स्लाइड आएगी, ये भी सुन लीजिए। जो टीचर स्लाइड आएगी, उसी टीचर स्लाइड में आपको इसके क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड कर दूंगा। सुन लीजिए पहले एक बार, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आज की जो टीचर स्लाइड आएगी, उसी टीचर स्लाइड के साथ इस चैप्टर में क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, ताकि आपके पास क्वेश्चंस करने को मिल जाए। क्वेश्चंस कौन से? वो जो एनसीईआरटी संपूर्ण के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी टीचर आज की टीचर स्लाइड के साथ में ऐड कर दूंगा। अब जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जब एनसीईआरटी संपूर्ण डालूंगा, ठीक है, उसमें वो तो क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी जोड़ दूंगा। ठीक है? ओके जी। वो एक्चुअली क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। मैं चाह रहा था कि 1000 क्वेश्चंस हो जाए, लेकिन अभी जो है 700 क्वेश्चन हुए हैं। मैंने सोचा थोड़े और क्वेश्चंस डाल देता हूं, हैं तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा उसमें डाल दूं, लेकिन ठीक है, जितने भी 700 क्वेश्चंस आज मैं डाल दूंगा, अराउंड 692 या 694 क्वेश्चंस होंगे अभी, वो डाल दूंगा इसमें। ठीक है? तो वो 694 क्वेश्चंस आज की टीचर स्लाइड के साथ में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है बेटा? और फिर बाद में उन्हीं क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस ऐड करके एनसीईआरटी संपूर्ण में और डाल दूंगा। ठीक है दोस्त? बैकलॉग सीरीज का एक बार मैं पूछ लेता हूं, एक बार ऋषभ से पूछना, बैकलॉग सीरीज कब से होगी? एक बार बस मैसेज पूछ लेना ऋषभ से कि बैकलॉग सीरीज कब से होगी, है ना? बैकलॉग सीरीज में कौन सा चैप्टर करेंगे, कल बता दूंगा मैं आपको बैकलॉग सीरीज का। ठीक है? ठीक है, बैकलॉग सीरीज में हम कौन सा चैप्टर देखने वाले वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है दोस्त? अभी चले खान साहब प्लीज, वो हमको नहीं पता, देखो दोस्त। हाँ जी, चले। ओके, एक बार जरा थम्स अप के साथ में यार, फुल जोश के साथ में बताओ आंसर रेडी है? टोटल कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है बस, और बहुत इजी क्वेश्चन से कर लेंगे, मेरे को पता है आप। आइए आइए, सबसे पहले क्वेश्चन आता हुआ फर्स्ट, करिए, आंसर लगाना जल्दी से। सर टेस्ट में क्या आएगा? ये वाला चैप्टर आएगा बेटा आपका, विकास। लगा दिया? कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में? मुस्कान कह रही है सर थर्ड, मीथेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है मुस्कान। ठीक है, कल से आपकी बैकलॉग सीरीज हो जाएगी स्टार्ट, है ना? कल 12 बजे आई थिंक बैकलॉग सीरीज होगी, है ना? डन, कल से आपकी बैकलॉग सीरीज भी हो जाएगी। मैसेज आ गया, कल से कल बैकलॉग सीरीज होगी। किसकी क्लास होगी वो एक बार पूछ लेता हूं मैं, किसकी होगी क्लास, बाकी पता लग जाएगा। हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं था। जीवन की उत्पत्ति के समय में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिल रहा था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल रहा था क्या? नहीं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। डन, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। ये सेल का ओनली इवोल्यूशन। प्रयोग द्वारा ये किसने सिद्ध किया कि मीथेन हाइड्रोजन जलता था, अमोनिया ने अमीनो अम्ल का निर्माण किया था? भाई सिंपल है क्वेश्चन यार, कुछ भी नहीं है इनमें। अभय प्रताप कह रहा है सर ओपेरिन ने सिद्ध किया था। वेरी गुड। निकिता सैनी कह रही है सर ओपेरिन ने सिद्ध किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राकेश प्रजापति कह रहे हैं ओपेरिन ने सिद्ध किया था। वेल डन, गजब। प्रियंका चौधरी कह रही है ओपेरिन ने सिद्ध किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और अरशद अली कह रहा है ओपेरिन ने सिद्ध किया था। वेरी गुड, गजब। मिस्टर शहजाद कह रहे हैं लेमार्क ने सिद्ध किया था। आए आए, गजब। प्रयोग द्वारा किसने सिद्ध किया था? प्रयोग का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करके किसने सिद्ध किया था? उस एक्सपेरिमेंट में मीथेन, हाइड्रोजन, जल और अमोनिया लेकर अमीनो अम्ल बनाया था, ग्लाइसिन, एलानिन, सक्सेनिक एसिड। ये किसने किया था मेरे भाई? ये ओपेरिन ने किया था, लेमार्क ने किया था, डार्विन ने किया था, या स्टेनले मिलर ने किया था? स्टेनले मिलर किसके स्टूडेंट थे? हेरोल्ड के, याद आ रहा है? हेरोल्ड की गाइडेंस में मिलर ने नहीं किया था ये वाला, है? नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति कहां हुई है? जीवन की उत्पत्ति नहीं, जीवन की उत्पत्ति कहां हुई है? जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई है? लगाइए, सिंपल सा बाबू क्वेश्चन है, बाबू भैया क्वेश्चन है, बाबू भैया क्वेश्चन। जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई है? हवा में। हवा में हुई है जीवन की उत्पत्ति। वेरी गुड। कहां पर हुई है बेटा? जल में हुई है। चलो जी, नेक्स्ट चौथा, जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? ये वाला करके बताओ, जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? सर ये लोग अपना नाम बुलवाने के लिए ऐसे करते हैं। ठीक है, चलो अब नाम नहीं लेंगे। ठीक है दरोल, समझ आ गया। जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? 8 अरब वर्ष पूर्व, 6 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व, 1 अरब वर्ष पूर्व। हाँ जी, जीवन की उत्पत्ति। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। जीवन की उत्पत्ति यानी जीवन का संकेत। भाई आपको याद है जीवन का संकेत, जीवन का रूप, जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप याद आ रहा है? हाँ जी, कोशिकीय रूप या अकोशिकीय रूप याद आ रहा है? संकेत 4 भैया, 3 भैया, 2 भैया। ना यहां पर 2 भैया है, ना 3 भैया, सीधा 4 भैया है। 4 भैया यानी जीवन का संकेत। आपसे पूछा जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, यानी जीवन का संकेत जो था वो कब आया था? 4 बिलियन वर्ष पूर्व आया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डन। हाँ जी, क्लियर है? चलें, 4 बिलियन वर्ष पूर्व। सर हमारी एनसीईआरटी में 4.5 लिखा हुआ है। बेटा आपकी एनसीईआरटी में 4.5 जो लिखा हुआ है ना, वो जीवन की उत्पत्ति नहीं लिखा हुआ, वो पृथ्वी की उत्पत्ति लिखा हुआ है बेटा। ठीक है? ओके सर 1 बिलियन 10 अरब होता है। हाय हाय, तू अभी तक यहीं पर अटका पड़ा है रे। नेक्स्ट,
हाँ जी, स्टैनले मिलर ने क्या संश्लेषित किया था? वायरस, प्रोटीन, कोशिका, अमीनो एसिड। हाँ भाई, इसमें भी कई लगाएंगे सर, प्रोटीन बनाया था, प्रोटीन, वायरस, देखो आ गया ये जिसने लिखा है ना वायरस, इसने जानबूझ के लिखा है ताकि सर नाम ले ले, है ना? हाँ भैया, क्या बनाया था उन्होंने? प्रोटीन या अमीनो एसिड? क्या बना था उनके प्रयोग में, मिलर के एक्सपेरिमेंट में? सर अमीनो एसिड बना था। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट, छठा। देखो जो जानबूझ के गलत दे रहे हो ना, अच्छी बात नहीं है, बताइए। नेक्स्ट छठा, न्यूक्लियर प्रोटीन ने प्रथम संकेत दिए थे किस चीज के? न्यूक्लियर प्रोटीन ने प्रथम संकेत दिए थे किस चीज के? जाति के, विकास के, जीवन के? किसी के नहीं दिए थे, किसी के नहीं दिए थे। न्यूक्लियर प्रोटीन जो था वो कौन था मेरे भाई? न्यूक्लियर प्रोटीन स्ट्रक्चर जो थी वो कौन थी मेरे भाई? क्या ईओ बायोन्ट नहीं थे? और ईओ बायोन्ट को हम क्या बोलते हैं? जीवन के प्रथम संकेत बोलते हैं ना, जीवन का प्रथम संकेत बोलते कि नहीं बोलते? हाँ सर, तो जीवन का प्रथम संकेत, खत्म, सीधी सी बात। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, आंसर लगाइए फटाफट। एकल कोशिका होती है बेटा, स्पोर। वर्तमान समय में अकार्बनिक यौगिक से जीवन को उत्पत्ति नहीं हो सकती है। हाँ जी, वर्तमान समय में अकार्बनिक यौगिकों से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? अत्यधिक प्रदूषण है, वातावरण में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा है, कच्चे माल का अभाव है, अत्यधिक वातावरणीय ताप है। आपको बताया था प्रेजेंट कंडीशन में केमिकल इवोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन जो है वो एनवायरमेंट कैसा कर देती है? ऑक्सीडाइजिंग कर देती है, जिसमें चीजों को तोड़ा फोड़ी कर देगी, उनको बनने नहीं देगी आगे चीजों को। डन, आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा, अत्यधिक प्रदूषण है हाँ, ये पढ़ाया हुआ है मेरे भाई। नेक्स्ट, हंसग्रीवा प्रयोग सिद्ध करता है, हंसग्रीवा प्रयोग सिद्ध करता है, हंसग्रीवा प्रयोग क्या सिद्ध करता है? फोर्थ आंसर होगा ना, पहला और दूसरा, है ना? मैं तो थक गया हूं आंसर देते, मेरा नाम ही नहीं लेते। हंसग्रीवा प्रयोग क्या सिद्ध करता है बेटा? हंसग्रीवा प्रयोग जो था, क्या वो देखो, जहां पर कई बच्चे कहेंगे अच्छा पहला और दूसरा, आंसर लगाएंगे चौथा, है ना? क्योंकि हमने ज्यादातर आंसर यही देखे, जहां पर ऐसा ऑप्शन होता है जहां पर पहला दूसरा दिया होता है, दोनों हमने ज्यादातर यही आंसर देखे, यही होगा। अरे भैया, हंसग्रीवा प्रयोग किसने किया था? लुईस पास्चर ने। और किसको सिद्ध किया था? याद कर, स्वतः जनन को सिद्ध किया था, या बायोजेनेसिस को? बायोजेनेसिस क्या था? जैविक विकास था कि अजैविक विकास था? सोच, सर जैविक विकास, सजीव से सजीव का निर्माण हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सर जैव विकास को सिद्ध किया था, अजैविक विकास को थोड़ा किया था। हाँ जी, अजैविक विकास थोड़ा होगा, किसको सिद्ध किया था? जैविक विकास को सिद्ध किया था। आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा दोस्त। नेक्स्ट, पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम जीव जो थे वो कौन थे? हाँ जी, पृथ्वी पर उत्पन्न जो प्रथम जीव थे वो कौन थे? पृथ्वी पर जो सबसे पहले जो जीव आए थे वो कौन थे? मृतोपजीवी थे, स्वयंपोषी थे, विषमपोषी थे, पादप थे, कौन थे? हाँ जी, कर लिया सभी ने। अब देखिए इसमें ना कई बच्चे ये जानबूझ के लगा रहे, पादप तो नहीं थे, स्वयंपोषी तो बाद में आए थे। हाँ जी, अब इन दोनों में कंफ्यूज हो गए सर, मृतोपजीवी के विषमपोषी। देखो विषमपोषी का एक प्रकार होता है मृतोपजीवी, ठीक है, याद रखना। मृतोपजीवी जो गले सड़े मृत पदार्थों से पोषण ले, डेड बॉडी से अगर पोषण लेते तो उनको क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। जैसे आपकी कवक जो होती है वो क्या होती है? मृतोपजीवी होती है। जीवाणु जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या जो जीवन जो प्रथम हुआ था, पृथ्वी पर उत्पन्न जो प्रथम जीव जो था, क्या वो मृत पदार्थों से पोषण ले रहा था? सोच, गले सड़े मृत पदार्थों से पोषण। अरे डेड बॉडी तो बनी नहीं थी ना, पहले जीव की बात करिए, तो वो कैसा था? सर वो विषमपोषी था, हेटेरोट्रॉफिक था। और ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर प्राचीन समुद्रों में से सारा का सारा कार्बनिक पदार्थ अगर ले लेंगे तो वो जो जीव जो थे वो खत्म हो जाएंगे। तो कैसे थे? सर आपने तो बोला था परपोषी। अरे बेटा, परपोषी को ही विषमपोषी बोलते हैं, अलग चीज नहीं है। चाहे विषमपोषी बोल दो चाहे परपोषी बोल दो, एक ही चीज है। चलो आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था, लगाइए। हाँ जी, पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था, कब हुआ था? कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था, कब हुआ था? सर प्रथम कोशिकीय रूप अभी तेरे को बताया था, कोशिकीय रूप कितना? 2 भैया, 2 बिलियन, 2 बिलियन यानी 2 इंटू 10 की पावर 9 बिलियन, 10 की पावर 9, इसको हम 2000 इंटू 10 की घात 6 बोल दे। 10 की घात 6 क्या होता है? मिलियन होता है। हम बोल सकते हैं 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। आंसर आपने सही दिया, कितना? 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। अब कई बच्चे नहीं आंसर दे रहे हैं, तुम भोंदू हो, तुम पढ़ते नहीं हो। हकीकत ये है, जो तुम ये लिख रहे हो ना 4000 मिलियन वर्ष पूर्व, यहां पर प्रथम कोशिकीय रूप पूछा, प्रथम जीवन नहीं पूछा, प्रथम कोशिकीय रूप पूछा। कोशिकीय रूप कौन था? प्रोकैरियोटिक कोशिका थी जो 2 बिलियन वर्ष पूर्व आई थी। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते बेटा जी। यहां पर नेक्स्ट 11वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन एक उड़ने वाला सरीसृप था? हाँ जी, इनमें से कौन उड़ने वाला सरीसृप था? आप अच्छी तरीके जानते, पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक ऐसा सरीसृप जो उड़ रहा था, जिसके अंदर पक्षियों के गुण थे। आप जानते बहुत अच्छी तरीके से कौन? आर्कियोप्टेरिक्स था। ठीक है जी, चलिए आखिरी प्रश्न आज का, घोड़े के विकास में सबसे पहला जीवाश्म कौन सा था? ये लगाइए जरा, मीजोहिपस, एक्वस, इयोहिपस, मैरिकहिपस। अगर पढ़े होंगे तो जरूर लगाएंगे। सर डायनासोर में डीएनए होता है कि आरएनए? घोड़े के विकास में सबसे पहला जीवाश्म किसका मिला था? याद कर, घोड़े का जो प्राचीनतम पूर्वज जो सी. मार्श नामक वैज्ञानिक ने बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, इयोहिपस, फिर मीजोहिपस, फिर मैरिकहिपस, फिर प्लियोहिपस, फिर एक्वस। याद आ रहा है? पूरा क्रम याद आ रहा है? तो कौन था? इयोहिपस था, जो किसके जितना था? सर लोमड़ी के जितना था। डन, क्लियर है? ये सिंपल से 12 सवाल थे। अब किसी को हलवा लग सकते हैं, किसी को मोतीचूर के लड्डू लग सकते हैं, किसी को कैसे भी लग सकते हैं, जो भी था ये 12 क्वेश्चन थे। आई होप आपके 12 के 12 सही रहे होंगे। जिन्होंने जानबूझ के गलती करी है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 12 के 12 क्वेश्चन जो पढ़ाया गया था उसी में से ही थे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते बेटा। अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कार्बनिक विकास के, अरे यार ये सिद्धांत कहां से आ रहा है बार-बार? हम कार्बनिक विकास के क्या पढ़ रहे थे? प्रमाण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कार्बनिक विकास के प्रमाण, जिसमें से हम लोगों ने कौन कौन से देख लिए थे? सबसे पहले हमने जीवाश्मों का प्रमाण देख लिया था, फिर उसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स देखा था, फिर उसके बाद घोड़ा देखा था, फिर उसके बाद हमने अवशेषी अंगों का प्रमाण देख लिया था। ये 2 प्रमाण हम देख चुके थे, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, कितने प्रमाण देख लिए सर? 2 देख लिए थे। एक देख लिया था हम लोगों ने कौन सा? सर जीवाश्मों का प्रमाण देख लिया था, एक हमने अवशेषी अंगों
का प्रमाण देख लिया। अब तीसरा हमें देखना है संयोजी कड़ी का प्रमाण, क्या एविडेंसेस ऑफ कनेक्टिंग लिंक। अब आप मुझे बताइएगा, क्या आर्कियोप्टेरिक्स सोचना, क्या आर्कियोप्टेरिक्स के जो जीवाश्म मिले उनके अध्ययन से हमें यह पता लगा कि सरीसृपों से पक्षियों का निर्माण हुआ है, क्योंकि एक ऐसा सरीसृप जिसके अंदर पक्षी के गुण थे, तो कहीं ना कहीं आर्कियोप्टेरिक्स किसको कनेक्ट कर रहा है, दो अलग अलग प्रकार के जीवों को कनेक्ट कर रहा है, सरीसृप और पक्षी। तो ऐसे जीव जो दो अलग अलग प्रकार के जीवों को कनेक्ट करें, उनके बीच में कनेक्शन बैठा है, तो क्या हम उनको कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, उनको हम संयोजी कड़ी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा, आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या वायरस एक संयोजी कड़ी है? सोचो, क्या वायरस एक संयोजी कड़ी है? क्या विषाणु एक संयोजी कड़ी है? सोचो, क्या वायरस एक संयोजी कड़ी है? दिमाग लगाओ, फटाफट सोचो, क्या वायरस एक संयोजी कड़ी है? हाँ सर, किसके बीच में? सर आउटसाइड बॉडी, शरीर के बाहर वो कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। और इनसाइड बॉडी वो कैसे होते हैं? सर सजीव होते हैं। तो सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी हम किसको बोलेंगे? सर वायरस को। किसको बोलेंगे? वायरस को बोलेंगे। डन, इतनी सी बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? संयोजी कड़ी के प्रमाण पढ़ रहे हैं। यानी ऐसे जीव जो दो अलग अलग जीवों के बीच में कनेक्शन बैठा है, उनको हम क्या बोलेंगे? संयोजी कड़ी। और संयोजी कड़ी से क्या पता लगेगा कि एक जीव से दूसरे जीव की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब आप पूछेंगे सर कौन कौन से एग्जांपल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? तो टोटल बेटा यहाँ पर आपके 10 एग्जांपल हैं। ये 10 के 10 एग्जांपल आपने याद रखने हैं। क्या संयोजी कड़ी के प्रमाण पढ़ने वाले हैं? हम बोलते मछलियों से उभयचर, उभयचर से सरीसृप, सरीसृप से पक्षी, स्तनधारी आए हैं ना। इसका हमें कैसे पता लगा? भैया हमें संयोजी कड़ी मिली, हमें कनेक्टिंग लिंक मिली। अब कौन कौन से मिले हैं? ये 10 आपको यूं के यूं अपनी कॉपी में उतारने हैं, लिखने हैं, याद रखने। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहां दिक्कत आएगी आपको याद करने। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है बेटा हमारा वायरस। आपको आसानी से याद हो जाएगा, एक झटके में याद हो जाएगा कि यूं के यूं अपनी कॉपी में उतारने हैं, लिखने हैं, याद रखने। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहां दिक्कत आएगी आपको याद करने। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है बेटा हमारा वायरस। आपको आसानी से याद हो जाएगा, एक झटके में याद हो जाएगा कि वायरस जो होते हैं सजीव और निर्जीव की क्या होती है? संयोजी कड़ी होती है। आउटसाइड बॉडी दे आर नॉन लिविंग, इनसाइड बॉडी दे आर लिविंग। यानी वायरस जो है ये संयोजी कड़ी के बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच में। ठीक है, दूसरा, ये नाम आपने से कईयों ने सुना होगा, युग्लिना। चलिए क्वेश्चन मेरा फटाफट जल्दी से, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा ये युग्लिना कौन से जगत में आता है? वेल डन पांडे सचिन, जल्दी से मुझे बताइएगा। हाँ जी विशाल, हम वो देखेंगे ना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखेंगे, तो उसमें कवर हो जाएगी सारी समरी। ठीक है बेटा, हाँ जी, कौन से जगत में आता है फटाफट मुझे बताइए। वेल डन, चलो प्रोटिस्टा, कईयों ने बोला मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा। हमेशा याद रखना बेटा, युग्लिना जो होता है वो कौन से जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। जो ऐसा सोचते हैं कि मोनेरा जगत में आता है, नहीं बेटा, युग्लिना कौन कौन से जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। ये एक यूकैरियोट है। ये कौन है मेरे भाई? यूकैरियोट है। और थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगा लेते, इसके आगे देखिए जिन्होंने मोनेरा लिखा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते, किसके बीच की संयोजी कड़ी है? पादप और जंतु, प्लांट्स और एनिमल्स। बेटा एनिमल्स भी आपके यूकैरियोट, प्लांट भी आपके यूकैरियोट, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? यूकैरियोट होगा। ये कौन से जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। कौन बेटा जी? आपका युग्लिना। अब ये दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है और रात को ये भक्षण करता है। क्या बोला हमने? दिन में तो ये पादपों के समान क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, और रात में ये जंतुओं के समान विषम पोषिता दर्शाता है, यानी दूसरे जीवों से पोषण ले लेता है। बेसिकली डाइएटम्स अगर आपने नाम सुना हो, डाइएटम से ये पोषण ले लेता है। डाइनोफ्लेजिलेट अगर नाम सुना, उनका भक्षण करता है ये। तो याद रखना, युग्लिना जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की क्या होती है? संयोजी कड़ी होती है। दिन में स्वयपोषी, रात को परपोषी। ठीक है जी, क्या ये याद हो जाएगा? आराम से तुमको याद हो जाएगा, मेरी श्योरिटी है। ये तुमको जिनको पता नहीं है तुमको आसानी से याद हो जाएगा। कौन? युग्लिना। ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। अगला भी याद हो जाएगा, तीसरा कौन सा? प्रोटीरोस्पोंजिया। नाम जरा देख, फोकस कर, यहां पर क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, हाँ, मिक्सोट्रॉफिक होता है। वेल डन राहुल, बहुत बढ़िया। मिक्सोट्रॉफिक पोषण होता है इनमें। कैसा? दिन में स्वयपोषी, रात को परपोषी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी मिश्रित पोषी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? मिश्रित पोषी, यानी दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है इसमें, युग्लिना में। चलिए तीसरा देखिएगा क्या लिखा है? प्रोटीरोस्पोंजिया। अब देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो पढ़े हुए हैं पहले क्लासेस, जिन्होंने 11th क्लास में थोड़ी बहुत बातें पढ़ी हुई होंगी, आपने प्राणी जगत पढ़ा होगा, और प्राणी जगत के अंतर्गत आपने संघ पढ़े होंगे संघ। हाँ सर, संघ पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला जंतु जिस पृथ्वी पर माना जाता है, जंतु को कौन है सर? स्पॉन्जेस है। कौन है मेरे भाई? स्पॉन्जेस है, स्पंज है, जिसको हम पॉरीफेरा जगत के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, तो पॉरीफेरा, फिर उसके बाद क्या है? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इस तरीके से पूरा वो क्रम है। अब ये जो संघ जो है ना पॉरीफेरा, ये है कैसा? आपका यूकैरियोट। इस संघ के जो जीव है वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, और बहुकोशिकीय है। कैसे हैं? बहुकोशिकीय है। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। ये जो संघ जो है सबसे पहला प्राणी जगत का पहला संघ है, कौन सा? पॉरीफेरा, जिसके जीव जो है यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इन प्राणी जगत की उत्पत्ति किससे हुई है? सर प्रोटिस्टा जगत से। किससे हुई है? प्रोटिस्टा जगत से। और प्रोटिस्टा जगत में कौन से जीव से? सर प्रोटोजोआ से। किससे हुई है? प्रोटोजोआ से। और प्रोटोजोआ, याद रखना, इस वर्ड पर फोकस कर, प्रोटोजोआ। ये जोआ वर्ड जो है ये जूलॉजी यानी प्राणी अध्ययन को दर्शाता है। प्रो की मींस प्राचीन, यानी ऐसे जंतु जो प्राचीन प्रकार के थे, ऐसे एनिमल्स जो प्राचीन प्रकार के। अब प्राचीन प्रकार का मतलब ये आपके थे तो यूकैरियोटिक, लेकिन कैसे थे? ये एकल कोशिकीय थे तो ये यूकैरियोटिक, लेकिन कैसे थे? ये एकल कोशिकीय थे। ऐसा माना जाता है कि प्रोटोजोआ से प्राणी जगत का पहला संघ आया, कौन सा? पॉरीफेरा आया। तो प्रोटोजोआ और स्पंजेस, इन दोनों वर्ड पर फोकस कर। स्पंजेस और प्रोटोजोआ, इन दोनों के बीच की संयोजी कड़ी जो है वो कौन है मेरे भाई? जरा नाम से देख, क्या? प्रोटीरोस्पोंजिया। स्पोंजिया वर्ड तो समझ में आ गया, किससे? स्पंज से। ये प्रोटीरो वर्ड किस चीज को बता रहा है? प्रोटोजोआ। यानी प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा, इन दोनों के बीच की जो संयोजी कड़ी जो होती है वो कौन होता है? आपका प्रोटीरोस्पोंजिया होता है। बता, क्या ये नाम सुनते तेरे को याद नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर, प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशियम आते हैं। नहीं बेटा, प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशियम नहीं आते। अमीबा पैरामीशियम जो होते हैं, सॉरी हाँ, अमीबा, यस, प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशियम आते हैं। अमीबा जो होता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ होता है, और पैरामीशियम जो होता है वो आपका सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है, पक्षमाभी प्रोटोजोआ होता है। जब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत तो आपको प्रोटोजोआ 4 प्रकार के बताऊंगा। ये प्रोटोजोआ 4 प्रकार के, एक अमीबीय प्रोटोजोआ, एक कशाभिकीय प्रोटोजोआ, एक पक्षमाभी प्रोटोजोआ और एक स्पोरोजोआ। ठीक है, अमीबीय प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा के समान जीव है या अमीबा की जैसी अमीबॉइड गति करते हैं। पक्षमाभी प्रोटोजोआ जिसमें पक्षमा मिलेंगे जैसे पैरामीशियम। कशाभिकीय प्रोटोजोआ जिसमें कशाभिका मिलेगी, फ्लैजिला मिलेगा। ठीक है, जिसमें जिससे डिसऑर्डर आप पढ़ेंगे जैसे स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ पढ़ेंगे स्पोरोजोआ जिससे प्लाज्मोडियम जो क्या करता है? मलेरिया करता है। तो वो जब आएगा तब बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, प्रोटोजोआ और स्पंज, इनके बीच की जो संयोजी कड़ी है नाम से पता लग जाएगा कौन है? प्रोटीरोस्पोंजिया। क्या ये तीन याद हो जाएंगे? यस, गमनांगों के आधार पर। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। चल, ये तीन आराम से याद हो जाएंगे। बता, इसमें कोई दिक्कत होगी वायरस याद करने में? सजीव निर्जीव। इसमें कोई दिक्कत होगी युग्लिना, पादप और जंतु। इसमें कोई दिक्कत होगी? नाम से पता लग जाएगा क्या? प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच की संयोजी कड़ी। अब दिक्कत आती है इस वाले पर, ये वाला याद नहीं होता। नियोपिलीना। कौन? नियोपिलीना, जो मोलस्क और एनालिडा की संयोजी कड़ी होती है।
जब आप ये प्राणी जगत के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये वाला संघ मोलस्क का संघ जो दूसरा सबसे बड़ा संघ है, फिर पढ़ेंगे आप एनालिडा, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्क का, ठीक है। तो मोलस्क और एनालिड्स के बीच की जो संयोजी कड़ी है वो है नियोपिलीना। ये याद नहीं होता, तो जो स्टार बना रहा हूं वो आपने याद करना है, जिनको नहीं बना रहा वो आपको आराम से याद हो जाएंगे, इतना मेरे को विश्वास है आप पर, ठीक है जी। ये याद करना आपने, नियोपिलीना मोलस्क और एनालिड्स के बीच की संयोजी कड़ी होती है। नेक्स्ट पेरिपेटस, ये भी याद नहीं होता है, इस पे भी स्टार लगा रहा हूं। पेरिपेटस जो किसके बीच की संयोजी कड़ी, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए तीन संघ लगातार, कौन कौन से, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क, ठीक है। अब याद कर, अभी तूने यहां पर पढ़ा कौन सा, नियोपिलीना, मोलस्क और एनालिड, मोलस्क और एनालिड इन दोनों के बीच की संयोजी कड़ी कौन है, याद रखना आपने, कौन सा, नियोपिलीना। याद रखना नियोपिलीना, मोलस्क और एनालिड, यानी एक संघ छोड़ के इन दोनों संघों के बीच की संयोजी कड़ी कौन है, नियोपिलीना, ठीक है। जबकि पेरिपेटस जो है वो किसका, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा की संयोजी कड़ी जो है वो कौन है, पेरिपेटस है। तो ये बड़े कंफ्यूज करते हैं, इनको डायरेक्टली आपने याद रखना, नियोपिलीना इन दोनों संघ की संयोजी कड़ी, पेरिपेटस इन दोनों संघ की संयोजी कड़ी। अगर याद ना रहे तो आप इसी डायग्राम को इस तरीके से बनाकर यहां पर जब हेडिंग डालेंगे कौन सा, संयोजी कड़ी के प्रमाण, तो वहां पर ये दोनों याद नहीं होते। मैं फिर बोल देता हूं, हाँ जी, मैं फिर बोल देता हूं, बार बार बोल रहा हूं, इसी में कंफ्यूज हो जाता है। पेरिपेटस, नियोपिलीना अभी तो याद कर लेंगे, आपसे एक महीने बाद पूछूंगा भूल जाएंगे, इसीलिए इस डायग्राम को याद रखना, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्क, एनालिडा मोलस्क, नियोपिलीना, एनालिडा आर्थ्रोपोडा पेरिपेटस, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो है कौन सा बेटा, आर्कियोप्टेरिक्स। इस पे मैं कोई स्टार नहीं लगा रहा, आपको पता है आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की संयोजी कड़ी थी, सरीसृप और पक्षी, इसके अंदर गुण थे किसके, सरीसृपों के बीच थे और पक्षियों के बीच थे, तो इस पर मैं कोई स्टार नहीं लगा रहा हूं, ये आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट अब है बेलेनोग्लोसस, ये क्या है सर, ये बेलेनोग्लोसस क्या है। देखिए जब आप प्राणी जगत पढ़ेंगे, किसकी बात करेंगे, प्राणी जगत की बात करेंगे, तो वहां पर आप टोटल 11 संघ पढ़ेंगे। कितने संघ पढ़ेंगे, 11 संघ पढ़ेंगे। क्या आप सभी को 11 के 11 संघ का नाम पता है, हाँ जी, वेल डन नीलेश राव, बहुत ही बढ़िया। क्या आप सभी को 11 के 11 संघों का नाम पता है, सभी को पता है मेरे भाई, सभी को, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट आता है कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, पर्टिकुलरली ये जो 10 संघ जो है हमारे, ये वाले, इन 10 संघों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 संघ जो है, इन सभी 10 संघों को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। अब कौन सा बच्चा है जिसको ये चीज हिंदी में पता है, सर वेरी कंफ्यूजिंग। मैंने कहा रुक जा बेटा, देखिए ये तो तेरे को याद करना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूजिंग की तो बात ही नहीं है। जब तो चैप्टर पढ़ेगा 11वीं कक्षा का प्राणी जगत, डेफिनेटली तूने प्राणी जगत 11th क्लास में डेफिनेटली पढ़ा होगा, 11th क्लास में तो डेफिनेटली स्कूल में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं नाम तो सुना होगा ना चैप्टर प्राणी जगत, जिसमें आप 11 संघ पढ़ते हो, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट में 11वां संघ जो आता है वो कौन सा होता है, कॉर्डेटा। इन 10 संघों को हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, अकशेरुकी या अरज्जुकी, सर अरज्जुकी कहते हैं, अकशेरुकी मत कर देंगे, अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, याद रखना, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं अकशेरुकी और कशेरुकी, ना इधर देखिएगा। कॉर्डेट्स जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर आपको दो वर्ड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एक मिलेगा इनवर्टिब्रेट्स, सुन लो एक बार, जो आपके कंफ्यूजन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। जिनको ये कंफ्यूजन रहता है अकशेरुकी कशेरुकी का, वो एक सेकंड में क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होते हैं, इनको हम हिंदी में बोलते हैं रज्जुकी, इनको हम बोलते हैं अकशेरुकी और इनको हम बोलते हैं कशेरुकी। आज के बाद पहले तो ये कंफ्यूज मत हो जाएगा, कशेरुकी इंग्लिश में होते हैं वर्टिब्रेट्स और कशेरुकी होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स को हम बोलते हैं रज्जुकी, नॉन कॉर्डेट्स को हम बोलते हैं अरज्जुकी। पहली बात तो ये, ठीक है, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं अब याद रखना। अब ध्यान से सुनिएगा, वो जीव सर पृष्ठ भाग पर मिल रहा है, और पृष्ठ भाग पर अगर मिल रहा है तो ऐसे धागे को हिंदी में क्या बोलते हैं, रज्जु बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर पृष्ठ रज्जु बोलेंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं नोटोकॉर्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं नोटोकॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ रज्जु। तो याद रखना, ऐसे जीव जिनके जीवन काल में अगर पृष्ठ रज्जु मिलती है, क्या मिलती है, पृष्ठ रज्जु मिलती है, नोटोकॉर्ड मिलती है, और भी 3 गुण होंगे, अभी मेन गुण है ये वाला, पृष्ठ रज्जु मिलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रज्जु की। अरे नाम से देख, क्या मिल रही है, रज्जु मिल रही है, क्या मिल रही है, धागा मिल रहा है, पृष्ठ भाग पर धागा मिल रहा है, धागे समान कठोर, धागे समान संरचना, जिसको हम पृष्ठ रज्जु बोलते हैं। अगर वो मिलेगी तो जरा सोच, उसको मैं रज्जु की बोलूंगा कि अरज्जु की बोलूंगा, सर रज्जु की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रज्जु की बोलेंगे, यानी जिनके अंदर नोटोकॉर्ड मिलेगी उनको हम रज्जु की बोलेंगे, जिनके अंदर नहीं मिलेगी उनको हम क्या बोलेंगे, अरज्जु की। पहले तो ये चीज समझ में आ गई, इनके अंदर किसी में भी पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है, इसलिए इन सबको हमने क्या बोला, नॉन कॉर्डेट्स, यानी इनमें कोई कॉर्ड का मतलब है धागा, कोई कॉर्ड नहीं मिल रही थी, धागा नहीं मिल रहा था पृष्ठ भाग पर, अरज्जु की इनमें मिलती। अब ये भी फिर दो प्रकार के, अब ये कौन से दो प्रकार है, एक वो जिनके अंदर, ध्यान से सुनना, एक वो जिनके अंदर ये पृष्ठ रज्जु बनी रहती है, एक वो जिनके अंदर ये पृष्ठ रज्जु बनी रहती है, और एक वो जिनके अंदर ये पृष्ठ रज्जु किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में। क्या सर, एक वो जिनके अंदर ये तो पृष्ठ रज्जु बनी रहेगी या उनके जीवन काल में किसी अवस्था में मिलेगी, और एक वो जिनके अंदर ये पृष्ठ रज्जु बदल जाती है किसमें, रीढ़ की हड्डी में। सोच, मैंने तेरे को परसों के लेक्चर में रीढ़ की हड्डी को क्या बताया था, याद कर, रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में क्या बोला था, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड बोला था। तो वो जीव जिनके अंदर ये पृष्ठ रज्जु किसमें बदल जाए, वर्टिब्रल कॉलम में, यानी रीढ़ की हड्डी में, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनमें नहीं बदल रही है इनवर्टिब्रेट्स। डन, क्लियर है। तो आज के बाद जिनको ये कंफ्यूजन था, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कशेरुकी कौन होते हैं और कशेरुकी कौन होते हैं, रज्जु की कौन होते हैं और रज्जु की कौन होते हैं, ये सारा चले सर पृष्ठ भाग में, क्योंकि वो जमीन से घिसर जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्योंकि ये जीव जो है जमीन पर रहते थे ना, पानी के अंदर घसड़ घसड़ के चलेंगे तो यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा, इसलिए पीछे वाले भाग पर प्रोटेक्ट रहेगी। हाँ जी, राजपूत अभिषेक सिंह, जितना मैं सारा पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा आपने पढ़ना है, ठीक है दोस्त। सो मेरे भाई याद रखना इतनी सी बात। अब जो टॉपिक आ रहा है ध्यान सुनिएगा बेटा, आप में से कई बच्चे होंगे जो इंग्लिश के इस वर्ड को समझ जाएंगे। हेमी का मतलब क्या होता है, हेमी मींस अर्ध, हेमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध बोलते हैं, अर्ध, याद आ रहा है ना, हेमी का मतलब होता है अर्ध, और यहाँ पर वापस वर्ड आ रहा है कॉर्डेटा, यानी रज्जु की, यानी अर्ध रज्जु की।
यानी आधी रज्जु की। मतलब सर ध्यान से सुनिएगा, वैसे ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो जगत जो है, सर ये जो संघ जो है, इस संघ की जब खोज हुई थी तो इनकी पृष्ठभाग पर भी ऐसी ठोस रज्जु मिल रही थी। ध्यान से सुनो मेरे भाई, प्लीज इधर ध्यान से सुनो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कानों पे ध्यान से सुनो, है ना डाउट वाले भैया, ध्यान से सुनिए। क्या बोला? ये जो संघ जो था ना, जब इसकी खोज हुई थी, इस संघ के अंदर जो प्राणी मिल रहे थे उनके भी पृष्ठभाग पर क्या मिल रही थी? ठोस रज्जु मिल रही थी। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि ये जो जीव जो इस संघ के जो जीव जो है वो कॉर्डेटा है, रख दिया उन सभी को। कौन से संघ में? कॉर्डेटा में रख दिया। लेकिन बाद में जब और तकनीकी विकास हुआ और अध्ययन हुआ तो पता लगा कि यहां पर जो कॉर्ड मिल रही थी, धागा मिल रहा था, वो वास्तव में पृष्ठ रज्जु नहीं थी, वो पृष्ठ रज्जु जैसी थी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड यानी दिखने में वो किसके जैसी थी? नोटोकॉर्ड के जैसी थी, लेकिन वो वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं थी, वो ट्रू पृष्ठ रज्जु नहीं थी, वास्तविक पृष्ठ रज्जु नहीं थी। जब ऐसा सिद्ध हो गया उसके बाद में उन जीवों को निकालकर एक अलग संघ बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? हेमीकॉर्डेट्स रखा गया। जरा सोच, ये आपके नॉन कॉर्डेट, ये आपके कॉर्डेट, इन सभी में पृष्ठ रज्जु नहीं थी, इनमें पृष्ठ रज्जु है। ये एक ऐसा संघ है जिसके अंदर पृष्ठ रज्जु जैसी एक संरचना मिली। तो जरा सोच, इस संघ के सदस्यों को मैं कनेक्टिंग लिंक बोल सकता हूं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का? बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? सोचो, इस संघ के सदस्य और यहां पर मैं बोलूंगा ये जो संघ थे इनमें नहीं मिल रही थी नोटोकॉर्ड, यहां पर मिल रही है नोटोकॉर्ड और इसमें नोटोकॉर्ड जैसी संरचना है। तो क्या इस संघ को या इस संघ के सदस्यों को मैं बोल सकता हूं ये कनेक्ट कर रहे हैं? किसको? इनको इनसे कर रहे हैं। तो याद रखना, हेमीकॉर्डेट का एग्जांपल है कौन? एक जीव जो बहुत फेमस है जिसका नाम है बेलेनोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस याद रखना। कौन बेटा? बेलेनोग्लोसस जो है ये अरज्जु की और रज्जु की यानी नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की क्या होती है? कनेक्टिंग लिंक होती है। क्या ये याद हो जाएगा? सर नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है? स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिकाओं का गुच्छा है, नोटोकॉर्ड जो है वो एक रज्जु है जो उपकला ऊतक से बनी होती है। दो अलग अलग चीजें हैं। वेल डन हर्षिता यादव, वेरी गुड। साइकोग्लोसस और बेलेनोग्लोसस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते बेटा, ये याद रखना है जी, बिल्कुल याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी भूल जाते बच्चे, लेकिन आप याद रखेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच की ये हाँ जी कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट अगला जो है प्रोटोप्टेरस, ये याद नहीं होता है। काइमेरा, ये याद नहीं होता है। बाकी अगला वाला 10 याद हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपको जो याद रखने हैं वो कितने याद रखने? 1 2 3 4 और 5, यानी 10 में से 5 ऐसे हैं जो मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, जिसमें से एक आपने इस तरीके से याद रखना, नियोपिलीना एनालिडा मोलस्का, पेरिपेटस एनालिडा आर्थ्रोपोडा, उसके बाद बेलेनोग्लोसस, किसके बीच में? नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में, याद रह जाएगा। चलिए अब यहां पर जो बच रहे हैं कौन सा? प्रोटोप्टेरस और काइमेरा। प्रोटोप्टेरस है मछली और उभयचर। भैया हमने यहां पर बोला ये मछली और उभयचर जो है इनके बीच की संयोजी कड़ी कौन है? तो इनके बीच की जो संयोजी कड़ी है उसका नाम आपने याद रखना, प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस याद रखना, ये प्रथम ऐसे जीव थे जो स्थल पर आए थे, जल से निकलकर स्थल पर आए थे, जिन्होंने उभयचरों का लक्षण दिखाया था। किसने? प्रोटोप्टेरस ने। यानी ऐसी मछलियां जो स्थल पर कीचड़ में जीवित रह सकती हैं। ईल नाम सुना होगा आपने, ईल देखी होंगी, ईल देखिए ईल, अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा कुछ ऐसी मछलियां जैसी होती है लेकिन कीचड़ में रहती हैं, देखा होगा। यस, तो प्रोटोप्टेरस वो मछलियों समान संरचना जो उभयचरों का लक्षण दिखा रही थी, स्थल में कीचड़ वाले पानी में मिल रही थी। कौन? आपकी प्रोटोप्टेरस। तो याद रखना, प्रोटोप्टेरस मछली और उभयचरों के बीच की संयोजी कड़ी होती है। नेक्स्ट काइमेरा। काइमेरा याद नहीं रहता इसलिए याद रख लेना बेटा, दो प्रकार की आपकी मछलियां होती है, एक होती है अस्थिल मछलियां और एक होती है उपास्थल मछलियां। क्या ये वर्ड पहले सुना हुआ है? कॉन्ड्रेक्टीज, ऑस्टिक्टीज, क्या ये नाम सबने सुने हुए? अस्थिल मछली, उपास्थल मछली आप सभी जानते हैं। आपके अंदर जो कंकाल है उसमें अस्थियां मिलती है, उपास्थियां मिलती है। आगे अपने नाक के इस भाग को हिलाएंगे तो ये क्या है? सर मूवेबल है, मूव कर रहा है, लेकिन पीछे वाले भाग को हिलाएंगे मूव नहीं कर रहा। दिस इज बोन, ये क्या बोन है? ये क्या कार्टिलेज है? इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। दिस इज कार्टिलेज, ये क्या कार्टिलेज है? ये कार्टिलेज है, ये बोन है, सीधी सी बात है। तो याद रखना, अस्थिल यानी बोन्स और उपास्थल यानी कार्टिलेज, यानी ऐसी मछलियां जिनके अंदर बोन्स मिलेंगी अस्थिल मछलियां, ऐसी मछलियां जिनके अंदर उपास्थियां मिलती हैं यानी कार्टिलेज मिलते हैं, कार्टिलेजिनस फिश या कॉन्ड्रेक्टीज इनको बोला जाता है। तो अस्थिल मछली और उपास्थल मछलियों के बीच की जो संयोजी कड़ी होती है उसको हम क्या नाम दिया था? काइमेरा। काइमेरा एक ऐसी मछली जो अस्थिल और उपास्थल के बीच की क्या होती है? संयोजी कड़ी होती है, काइमेरा। प्रोटोप्टेरस मछली उभयचर, काइमेरा अस्थिल और उपास्थल, ये 5 ऐसे थे जो याद नहीं होते हैं। बाकी ये वाला नीट में कई दफा यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते हैं। आप मुझे बताइए, क्या स्तनधारी अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं? क्या स्तनधारी अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं? आप सीधा जानते हैं स्तनधारी जो होते हैं। हाँ जी, ये लंगफिश बोला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, क्या स्तनधारी अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं? बच्चे देते हैं ना। शिशु प्रजक होते हैं कि अंड प्रजक होते हैं? शिशु प्रजक होते हैं कि अंड प्रजक होते हैं? सर स्तनधारी जो होते हैं तो शिशु प्रजक होते हैं, शिशु प्रजक होते हैं, विविपेरस होते हैं, अंडे थोड़ी ना देते हैं। लेकिन दो ऐसे स्तनधारी आपने याद रखने, दो ऐसे मैमल्स याद रखने हैं जो अंडे देते हैं यानी ओविपेरस होते हैं, और वो दो कौन है? प्लैटिपस और एकिडना। याद रखना, ये ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, ऐसे स्तनधारी है जो अंडे देते हैं, ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं। अंडे जरा सोच, अंडे सरीसृप देते हैं कि स्तनधारी देते हैं? सर स्तनधारी जो है वो तो शिशु प्रजक होते हैं, सरीसृप अंडे देते हैं। तो इनके बीच की संयोजी कड़ी जो थी किसकी? स्तनधारी और सरीसृपों के बीच की जो संयोजी कड़ी है वो किसको माना जाता है? प्लैटिपस और एकिडना को माना जाता है। नीट में कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया ये प्रश्न। याद रखना, प्लैटिपस एकिडना ये दो ऐसे आपके कौन है ये स्तनधारी, लेकिन क्या दे रहे हैं? सर ये अंडे दे रहे हैं। यानी स्तनधारी और सरीसृपों के बीच की संयोजी कड़ी कौन है? प्लैटिपस और एकिडना है। हाँ भैया जुगनू बताओ, लाइट जल रही है तुम्हारी कि नहीं जल रही है? बच्चे देते हैं टीचर और प्लैटिपस एग देते हैं। अच्छा, आंसर बता रहा था कि स्तनधारी जो है बच्चे देते हैं लेकिन प्लैटिपस और एकिडना ये अंडे देते हैं। हाँ जी, डन। चल, ये 10 इतनी आपने क्या याद रखनी है? संयोजी कड़ी याद रखनी है। ये संयोजी कड़ी किस चीज के प्रमाण दे रही है? कार्बनिक विकास के प्रमाण दे रही है। इस तरीके से कार्बनिक विकास का प्रमाण दे रही है। डन। चलिए जी, यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी। ये हम लोगों ने पढ़ा है कितने कितने प्रमाण हो चुके बेटा? ये हमारे टोटल 3 प्रमाण हो चुके हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले जीवाश्मों का प्रमाण, फिर उसके बाद अवशेषी अंगों का प्रमाण, फिर उसके बाद संयोजी कड़ी का प्रमाण। ये हमारे 3 प्रमाण हो चुके हैं। डन। चलें आगे। सर लाइकेन भी होगा? यस बेटा, लाइकेन भी होगा। लाइकेन किसके बीच की संयोजी कड़ी होगी? माइकोराइजा किसके बीच की संयोजी कड़ी होगी? तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। शैवाल और कवक के बीच की संयोजी कड़ी लाइकेन। कवक और कहीं ना कहीं उच्च पादपों की जो जड़ें होती हैं उनके बीच में सहजीवी संबंध कौन दर्शाता है? माइकोराइजा। ठीक है, लाइकेन याद रखना। शैवाल और कवक के बीच की संयोजी कड़ी कौन है? लाइकेन्स हैं। ठीक है जी, चलो जी, यहां तक हम लोगों ने 3 प्रमाण देख लिया। अब है चौथा प्रमाण, और चौथा प्रमाण हालांकि ये प्रमाण हमारी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये सारे के सारे पढ़ने हैं आपने। ठीक है जी,
ये नहीं है, लेकिन आपने सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है जी, डन। आइए, चौथा प्रमाण जो है वो है पूर्वजता प्रत्यावर्तन का प्रमाण। क्या लिखा हुआ है? एविडेंसेस ऑफ एटाविज्म रिवर्जन भी बोला जाता है। क्या है? आइएगा इसको पढ़ते हैं पहले। यहां पर चौथा जो प्रमाण है उसको हम बोलते हैं पूर्वजता या प्रत्यावर्तन का प्रमाण, जिसको वहां दिखाई दे रहा था, यहां पर हिंदी में लिख दिया, या तो पूर्वजता बोल दीजिए या प्रत्यावर्तन का प्रमाण। सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एविडेंसेस ऑफ एटाविज्म या रिवर्जन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें नाम में कहीं रिवर्स आ रहा है, रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाना। हाँ जी सर, सरस अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं? सरस कौन होते हैं? है भाई, मेरे को याद आ रहा है पिछले एक बैच था, पिछले साल का एक उड़ान बैच था, और उस उड़ान बैच में भी एक बच्चा था जो यूपी से था, और यूपी में उत्तर प्रदेश में था, और आपको याद होगा एक बहुत फेमस केस हुआ था। एक व्यक्ति था और उसके घर पर कोई सरस आ गई थी ना, याद आ रहा होगा, है ना? और बहुत ही घनिष्ठ उनके बीच में क्या हो गया था? प्यार हो गया था, एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। उस व्यक्ति का नाम मैं भूल चुका हूं, उसने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया था। हाँ जी सर, ऑस्ट्रिच भी एग देते हैं बेटा। उसने पूछा सरस क्या देते हैं, तूने पूछा ऑस्ट्रिच क्या देते हैं। तू जानता ऑस्ट्रिच कौन है? शतुरमुर्ग पक्षी है। सरस क्या है? एक पक्षी है। अब तू खुद सोचना, पक्षी क्या देते हैं? पुचक बच्चे देते हैं कि पुचक अंडे देते हैं? बताओ सर, सांप अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं? बेटा सांप शरीर शर्त है, बता बच्चे देगा कि अंडे देगा? पुचक अंडे देगा कि पुचक बच्चे देगा? सोच। हाँ सर, आरिफ नाम था। यस, आरिफ नाम था। हाँ भाई, क्या करूं टेरिडोफाइट का? पगला जाते हो बे। हाँ भाई, सरस क्या देते समझ में आ गया, ऑस्ट्रिच क्या देते समझ में आ गया, सांप क्या देते समझ में आ गया। अब बेटा जो चीज समझने के उस पर आ जा बेटा, नहीं तो ना समझी में फिर अगला साल आ जाएगा तेरा। ठीक है, इधर फोकस कर। पूर्वजता प्रत्यावर्तन का प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ एटाविज्म या रिवर्जन। इस पूरे वर्ड में यहां पर इस वर्ड पर फोकस करना। रिवर्जन को इंग्लिश में बोला रिवर्स का मतलब होता है उल्टा होना, कोई चीज का रिवर्स होता है, मतलब रिवर्स गियर लगा दिया यानी बैक चलेगा, उल्टे चलेगा। आप मुझे बताइएगा, सोच समझ कर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा, आपने कोई ऐसा बच्चा देखा जिसके पूंछ हो? शैवाल और कवक के बीच की थी मेरे भाई, लाइकेन। हाँ जी सर, संघ क्या होता है? सर सरस क्या होता है? छोड़ दे बेटा, अभी छोड़ दे, इस चीज को छोड़ दे। संघ क्या होता है, सरस क्या होता है, छोड़ दे, रहने दे बेटा। अभी इधर फोकस कर, बिल्कुल यहां पर फोकस कर बेटा, यहां पर, इधर। ठीक है, हाँ जी, रिवर्स क्या होता है? उल्टा मतलब बैक में चले जाना। ठीक है, मैंने आपसे पूछा, आपने कोई ऐसा बच्चा देखा जिसके पूंछ हो? ह्यूमंस में बच्चा ऐसा जिसके पूंछ हो लगभग ऐसा बच्चा जिसकी इतनी सी पूंछ निकल आई हो, देखा? सर हमने बंदर के बच्चे में, अभी मैं बंदर तेरे से, तू बंदर है क्या रे? मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं। सर हमने बंदर के बच्चे में देखा है, हो चुका तुम यार? बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूं ह्यूमंस में किसी बच्चे में ऐसा देखा है? किसी बच्चे में जिसके पीछे पूंछ निकल गई हो इतनी सी? देखी कभी? नहीं देखी। चल आपने देखी, मैंने देखी। हाँ देखी है। सर किसमें देखी? मेरे मामा के लड़के में ऐसी पूंछ थी जब वो पैदा हुआ था, और फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया, और ले जाने के बाद उसकी उस भाग को काट दिया गया था। ठीक है, हाँ हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। सर अब भी है, अब कहां से बेटा जब काट दी गई है तो? ठीक है सर, आप मुझे बताइएगा सडनली क्या आपके अंदर पूंछ मिल रही है? मुझे बताओ, प्रांजल विष्णु आपके अंदर पूंछ, सागर आपके अंदर पूंछ है, हिमांशु कुशवाहा आपके अंदर पूंछ है। हिमांशु कुशवाहा, संघ क्या होता है? पूंछ है तुम्हारे अंदर? है क्या तुम्हारे अंदर पूंछ? नहीं है ना, इतनी छोटी सी पूंछ है, नहीं है ना। लेकिन सडनली किसी ह्यूमंस में अगर पूंछ आ जाए तो क्या ये बैक, क्या ये प्रत्यावर्तन, क्या ये रिवर्स लक्षण दिखाएगा? किस चीज का? हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनमें क्या मिलती थी? पूंछ मिलती थी। तो जरा सोच, अचानक से ऐसा नहीं मिलता, लेकिन अचानक से कोई जीव एक ऐसा लक्षण दिखा दे जो उसके पूर्वज में हुआ करता था, तो क्या उससे पूर्वजता का पता लगेगा? क्या उससे एंसेस्टर का पता लगेगा? जल्दी से मुझे बता, क्या उससे पूर्वजता का पता लगेगा? क्या उससे एंसेस्टर का पता लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। बस इसी को ही हमने क्या बोला है? पूर्वजता या प्रत्यावर्तन का प्रमाण। खत्म, इतनी सी बात थी। क्यों इसको लंबा खींचे जा रहे हो? आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछ के फालतू की चीजें, आलतू फालतू के क्वेश्चन। सर ऐसे एग्जांपल आपकी फैमिली में बहुत होते हैं। हाँ बेटा, अनोखी है मेरी फैमिली। हाँ जी सर, सारी बीमारी आपके परिवार में, सारे लक्षण आपके परिवार में। ठीक है बेटा, मेरे परिवार से निकालो, मान लो किसी और के परिवार में। ठीक है बेटा, ठीक है। सर सब कुछ आपके मेरे भाई, तो एग्जांपल समझ गया ना, बस काम खत्म बात। हाँ जी चलो, तो आप मुझे बताइए, क्या ये म्यूटेशन था? आपको लगता है ये म्यूटेशन था? म्यूटेशन से नए कैरेक्टर आते हैं। ये नया कैरेक्टर नहीं था, ये हमारे पूर्वजों का लक्षण था, जो हमारे पूर्वजों में मिलता था। तो जरा पढ़, यहां पर इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, जरा आराम से पढ़ना। देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आराम से पढ़ना। क्या लिखा हुआ ऊपर? हेडिंग डाल रखी है, एविडेंसेस ऑफ एटाविज्म। कई बच्चे पूछेंगे एटाविज्म मींस पूर्वजता। क्या लिखा हुआ देखो, कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कुछ जीवों में, मजाक कर रहा है, कभी कुछ जीवों में अचानक ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं जो बहुत समय पूर्व उनके पूर्वजों में उपस्थित थे, परंतु उद्विकास यानी विकास के दौरान विलुप्त हो गए थे। इस घटना को पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहते हैं। बता मेरे भाई, कौन सा ऐसा बालक है जिसको ये लाइन समझ में आई हो कि भैया जब विकास चल रहा था तो कुछ लक्षण खत्म हो गए थे? जैसे आप लोगों ने उस दिन पूछा, सर ये जो अवशेषियां ये खत्म क्यों नहीं हो रहे? टाइम लगता है ना खत्म होने में। हो सकता है आगे 1-2 हजार वर्ष बाद जो हमारे जो अगली पीढ़ी आएंगी उनके अंदर ये कॉकेक्स खत्म हो जाए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स खत्म हो जाए, ये केनाइन्स खत्म हो जाए, लास्ट मोलर खत्म हो जाए, अवशेषियां कम हो जाए, है ना। और मान लो 4000 साल बाद अचानक से कॉकेक्स पैदा हो जाए, तो क्या वो कंडीशन क्या कहलाएगी? पूर्वजता कहलाएगी। पढ़ने वाला बालक पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, ना पढ़ने वाला लगातार कमेंट किया जा रहा है। हाँ जी बोलिए, दंडन। अब आप बोलेंगे क्या इसको हम रेट्रोग्रेसिव बोल सकते हैं? एक पार्ट है रेट्रोग्रेशन का, जिसी को हमने क्या बोला है इंग्लिश में? रिवर्जन बोला है। रिवर्जन का मतलब रिवर्स होना। रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या था बेटा जी? आपको याद आ रहा होगा, जटिल से सरल बनाना। क्या हम यहां पर जटिल से सरल बना रहे थे जीव? क्या यहां पर जो जीव है वो जटिल से सरल हो गया? नहीं, तो रेट्रोग्रेसिव नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रिवर्स हो गया, कोई पुरानी चीज वापस से आई है। डन। तो ये चीज याद रखनी बेटा। यहां पर क्या पूर्वजता प्रत्यावर्तन का मतलब क्या था? कि कभी ऐसे लक्षण जो विकास के दौरान किसी जीव में खत्म हो जाता है, अचानक से पैदा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एटाविज्म, पूर्वजता, रिवर्जन कहा जाता है, प्रत्यावर्तन कहा जाता है। सर इसके एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया बेटा जी, क्या मानव में नवजात शिशु में पूंछ की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? नवजात शिशु में किसकी उपस्थिति होगी? सर पूंछ की उपस्थिति होगी। पहला एग्जांपल। अभी एग्जांपल देखते जाइएगा। आप मुझे बताइए, मछलियां जो है क्या वो सांस लेती हैं? हाँ भाई, सरस के अंडे, सांप के अंडे, ऑस्ट्रिच के अंडे, ये जितने भी पूछ रहे थे हम तुमसे पूछ रहे, मछलियां सांस लेती हैं?
सर जी ये सब कुछ लिखना है? हाँ बेटा सब कुछ लिखना है, पूछा मत करो, जो पढ़ाया जा रहा है सब लिखना है। हाँ भैया मछलियां सांस लेती हैं, सांस मतलब इन द सेंस क्या गैसेस का एक्सचेंज होता है उनके अंदर, क्या गैसों का आदान प्रदान होता है? हाँ होता है। कहां से होता है? उनके अंदर कोई गिल्स होते हैं, उनके अंदर कोई गिल्स होते हैं, क्लोम जिनको हम बोलते हैं, होता है गलफड़े, गिल्स होता है। सर ग्लैंड से लेती हैं, लपाड़ा लगा दे तुम्हारे, लपाड़ा तुम छठी कक्षा भी पढ़कर आए हो हैं? सर ग्लैंड से होता है, मीट निकाली तुमको इतना नहीं पता मछलियों में गिल्स होते हैं जहां पर गैसेस का आदान प्रदान होता है, ग्लैंड से होता है। गलफड़े नाम नहीं सुना तुमने कभी? गलफड़े, क्लोम सुना है? गलफड़े है भाई, सुना है? गलफड़े सुना है? गलफड़े, क्लोम, गिल्स ऐसा नाम सुना है? हाँ सर। अब आप मुझे बताइए क्या आपके अंदर गलफड़े हैं? क्या आपके अंदर गलफड़े? फैजान खान जल्दी से मुझे बता। सर मछली पानी पीती है? ओह माय गॉड, नहीं बेटा पानी नहीं पीती, वो पानी थोड़ी ना पीती, पानी नहीं पीती बेटा, पानी क्यों पीगी? पानी में तो रह रही है, पानी क्यों पिएगी? सर गलफड़े क्या होते हैं? देख बेटा ऐसे होते हैं, देख मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं तुम मूर्खों, तुम में से कुछ 1% मूर्खों की वजह से। आई एम सॉरी जो पढ़ रहे हैं, माफ करना, लेकिन है वैसे बच्चे तो थोड़ा सा उनकी जनरल नॉलेज बढ़ानी पड़ती है। ये दिख रहा है तो लाल रंग की ये संरचना दिख रही है, कभी देखिए ऐसी मछली में, इनको बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं इनको? गिल्स बोलते हैं। ये देखिए ये गिल्स है, यहां पर दिख रहे हैं ये गिल्स, गिल्स गिल्स गिल्स। और कितने गिल्स दिखाए तुमने? शार्क देखी होगी इस तरीके से साइड में कटाव होते हैं, कट से होते हैं ये, डन, ये होते हैं गिल्स। ठीक है अब दिख गए, मजा आ गया, शांति मिल गई, ये है गिल्स। ठीक है सर ये किस चीज में हेल्प करते हैं? गैसेस के एक्सचेंज में, गैसों के आदान प्रदान में। जैसे तुम्हारे अंदर फेफड़े काम करते हैं, गैसों का आदान प्रदान तुम्हारे फेफड़ों में होता है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा यहां पर होता है, पानी से ऑक्सीजन लिए, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो ये एक्सचेंज होता है, गलफड़ों से होता है। ठीक है दोस्त, अब मैं तुमसे पूछ रहा था क्या ऐसे गलफड़े तुम्हारे अंदर हैं? सोचिए गलफड़े किधर की तरफ है? इन फिशेस में कहां पर होता है? नेक वाला जो रीजन जो होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन, नेक वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन यहां पर। अब आप मुझे बताइए क्या आपके अंदर ऐसे गलफड़े? क्या सर हमारे अंदर होते तो हम मछली तैर के ना चले जाते पानी में, है मछली ना बन जाते, तैरते ना आराम से, है ना? लेकिन क्या ऐसे किसी मनुष्य में होते हैं? हाँ होते हैं। और इस कंडीशन को ऐसे अवशेष मिलते हैं, गलफड़ों के अवशेष मिलते हैं मनुष्य में, उनको बोलते हैं सर्वाइकल फिस्टुला। ये देख ये देख ये देख यहां पर, ये गर्दन के नीचे यहां पर ये इस तरीके से कट लगे होते हैं, यहां पर गर्दन पे यहां पर कट लगे होते हैं, जो अचानक से इनके अंदर पैदा हुए, जो किस चीज को बता रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज बहुत प्राचीन पूर्वज हुआ करते होंगे, उनके अंदर क्या मिलते थे? गलफड़े मिलते थे। ये इनको हम गिल्स ना बोलकर क्या बोलते हैं? सर्वाइकल फिस्टुला बोलते हैं, क्योंकि ये वाला रीजन जो होता है यहां पर सर्विकल अस्थियां मिलती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब होता है पोर, तो यहां पर कटाव मिलते हैं, कट्स को हम बोलते हैं फिस्टुला। फिस्टुला ये देख लिखा भी है सर्विकल फिस्टुला, ये सर्वाइकल फिस्टुला हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है सर्वाइकल फिस्टुला। तू बोलेगा सर दिखाई नहीं दे रहा, मैंने कहा ये जूम कर दिया, ये देख क्या लिखा हुआ है? सर्वाइकल फिस्टुला। फी के ऊपर ये डंडी इस तरीके से लगी हुई है, फिस्टुला। अब आप पूछेंगे क्या सर ये काम करता है? नहीं, सोच अगर ये काम करता तो ये जलपरी ना बन जाती, ये जलपरा ना बन जाता, है ना? तो ये काम नहीं करते, जस्ट कट लगे हुए थे बस, और कुछ नहीं है। ठीक है जी चलें आगे। तो ये था कौन? सर्वाइकल फिस्टुला। प्राचीन हमारे पूर्वजों की एक तरीके से झलक इनके अंदर दिखी थी। अगर जिसको और ज्यादा अध्ययन करना है गूगल पर डालना सर्वाइकल फिस्टुला, इमेज देख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों चल ये दो एग्जांपल हो गए, एक तो नवजात शिशु के अंदर पूछ का आना, एक सर्वाइकल फिस्टुला जो होते हैं ये किसी को बताते हैं गिल स्लिट्स को बताते हैं। यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ गिल स्लिट्स। अगर तेरे को यहां पर अंग्रेजी में वर्ड दिख रहा हो गिल स्लिट्स का मतलब होता है खांच दरार, तो गिल स्लिट्स यानी इस तरीके से क्या मिल रहे थे? गलफड़ों की जैसी संरचना मिलती है ह्यूमंस में, जो एक प्राचीन लक्षण है हमारे पूर्वजों का। नेक्स्ट हाँ जी इस वाले लक्षण पर आते हैं। अगला जो तीसरा जो एग्जांपल है वो क्या? सर शरीर पर एक्स्ट्रा निपल्स का होना, इसका चूषकों का होना। हम जानते हैं हम स्तनधारी हैं, हाँ सर स्तनधारी। अब आप मुझे बताइए हम स्तनधारी हैं तो हमारे अंदर स्तन ग्रंथियां होती हैं, हाँ सर होती हैं। अब आप मुझे बताइए स्तन ग्रंथियों पर चूषक होते हैं, तुमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था, जो स्तन ग्रंथियां जो होती हैं उन स्तन ग्रंथियों पर क्या होता है? चूषक होता है, निपल्स होते हैं ना। ठीक है अब हमारी बॉडी में कितनी स्तन ग्रंथियां हैं? सर 2 स्तन ग्रंथियां हैं, और उन दोनों स्तन ग्रंथियों में 2 क्या होंगे? चूषक होंगे, 2 निपल्स होंगे, सीधी सी बात है। सर नर में होंगे कि मादा में होंगे? ये तो ऑलरेडी जानता है, मेरे अंदर नर में भी 2 क्या है? मैमरी ग्लैंड्स हैं, स्तन ग्रंथियां हैं जो विकसित नहीं हुई है, ठीक है, और मादा में भी स्तन ग्रंथियां जो मादा में विकसित हुई है। कौन विकास करने के लिए रिस्पांसिबल है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया था। तो नर के अंदर भी 2 निपल्स हैं और मादा में भी 2 निपल्स हैं, 2 चूषक है। अब अगर ये कंडीशन में आपसे बोलूं कि 2 से ज्यादा चूषक मिल जाए, 2 से ज्यादा चूषक मिल जाए, 2 से ज्यादा निपल्स मिल जाए, देखिए इस फीमेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 निपल्स मिल रहे हैं मादा की बॉडी पर। अब ऐसी कंडीशन किसमें होती थी बेटा? आप जानते हैं हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, है ना, उनमें जैसे आप लोगों ने सीधी बात, आप मुझे बताइए कहीं ना कहीं आपने गाय भैंस देखी, हाँ सर उनमें थन होता है, थन में क्या होता है? निपल्स होते हैं, यस सर। 2 होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। तो हमारे जो पूर्वज जो हुआ करते थे उसमें बहुत सारे क्या मिलते थे? निपल्स मिलते थे, पेयर्स में बहुत सारे मिलते थे। अचानक से ये बॉडी पर अगर आ जाए तो ये किस चीज को बताएगा? सर पूर्वजता को बताएगा। अब आप मुझे बताइए क्या आपने ऐसा कोई मनुष्य कभी देखा है? क्या आपने ऐसा कोई मनुष्य कभी देखा है? अब आप मुझसे पूछेंगे आपने देखा है, मैं बोलूंगा हाँ देखा है। अब आप बोलेंगे सर आपके परिवार में देखा? नहीं, इस बार मैंने अपने परिवार में नहीं देखा, मैंने इस बार अपने परिवार में नहीं देखा। फिर कहां देखा है? मैं आपको फटाफट बता देता हूं। जब मैं कॉलेज में गया था तो कॉलेज में आप जानते हैं, कॉलेज में जब जाते हैं तो एक छोटी सी पार्ट होता है क्या? एंट्री जब होती है तो रैगिंग होती है। रैगिंग क्या होती है? रैगिंग होती है। तो जब हम फर्स्ट ईयर में आ गए थे, यानी फर्स्ट ईयर यानी जब हम स्टार्टिंग में कॉलेज में गए थे, 1 साल निकाल लिया, फिर जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो जो जूनियर आते हैं उनकी क्या ली जाती है? रैगिंग ली जाती है। आपको पता होगा रैगिंग में प्रॉपर रैगिंग ली जाती है, पहले बहुत गंदी वाली रैगिंग ली जाती थी, अब इतनी भयानक रैगिंग नहीं ली जाती है। ठीक है रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंडेशंस हैं, केसेस हो जाते हैं। तो हमने जब रैगिंग ली थी तो हमारे जब जूनियर्स आए थे तो एक पार्ट था रैगिंग का कि चलो भैया कपड़े उतारो और नाचने खड़े हो जाओ। ठीक है तो हमारा एक जूनियर था, और मैंने ये पिछले कई सारे बैचेस में भी बताया है, हमारा एक जूनियर था, आयुष नाम था उसका। अगर यहाँ पर कोई आयुष है तो उससे तुलना मत कर लेना बेटा। आयुष नाम था उसका, और वो अभी पीएचडी कर रहा है लास वेगास में, बढ़िया पैसा ठोक रहा है, जमा रहा है, पैसे वैसे कमा रहा है। सो उसको जब हमने बोला रैगिंग लेनी है, उससे बोला चलो कपड़े उतारो और नाचो, तो बेटा पहले तो बड़ा नहीं बॉस ऐसे नहीं होगा, ये वैसे फलाना ढिमका, फिर ऐसे नहीं होगा, मैंने कहा अभी करना पड़ेगा नहीं तो तेरे को सोने नहीं देंगे। तो उसने जैसे जैसे करके अपनी शर्ट उतारी, और जैसे उसने शर्ट उतारी ना बेटा, हम लोग हक्के बक्के रह गए ये क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों ने भी ये जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे ऐसा पढ़ा था, लेकिन विश्वास में ऐसा होता है, जैसे आप लोगों को भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा होता है क्या? यस होता है, तो हमने भी विश्वास में लेकिन जब देखा हक्के बक्के हो गए, तो उस टाइम पे पता लगा यस दिस इज एटाविज्म, इसी को हम क्या बोलते हैं? एटाविज्म बोलते हैं, इसी को हम रिवर्जन बोलते हैं। हाँ जी है, चलो ठीक है, रूही पटेल ने देखा हुआ है, वेल डन। सो ये एक तीसरा एग्जांपल था। चौथा एग्जांपल यहां पर आप में से कितने बच्चों ने अनिल कपूर का नाम सुना हुआ है?
हाँ जी, आप में से कितने बच्चों ने अनिल कपूर का नाम सुना हुआ है? सुना हुआ है। बोला जाता है ना कि अनिल कपूर के शरीर पर अगर मक्खी भी बैठ गई तो वो मक्खी कभी निकल नहीं सकती, क्योंकि उसके शरीर पर बाल बहुत है, ऐसा बोला जाता है। मतलब एक एग्जांपल लिया जाता है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसे कोई मनुष्य हैं जिनके यहां पर माथे पर बाल है, गाल पर बाल है, पूरा बालों से ढका पड़ा है? कैसा होता है? यस होता है। ऐसे मनुष्य जो पूरे की पूरी बॉडी पर उनके मोटे मोटे क्या होते हैं? बाल होते हैं, थिक हेयर्स होते हैं। ये वाली कंडीशन मनुष्यों में मिलती है। यस, एक्सेप्शनली मिल जाती है। अब जरा सोचिए, क्या ये हमारे आदि इसको बता रहा होगा? हमारे पूर्वजों को बता रहा होगा, जिनमें इस तरीके से बॉडी पर थिक हेयर्स होते थे ठंड के प्रकोप से बचने के लिए। डन। ये चौथा एग्जांपल हो गया। पांचवा एग्जांपल, आपके अंदर दांत जो होते हैं कैनाइंस ऐसे होते हैं नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतने बिल्कुल शेर के जैसे, मतलब शेर के जैसे मतलब इन द सेंस, अब ये मत बोलना एसपी सर, मैंने देखा था उनके इतने ज्यादा पॉइंटेड नहीं है, इतने भयानक ड्रैकुला टाइप के दांत होते हैं। यस होते हैं, कैनाइंस टीथ बहुत ज्यादा पॉइंटेड होते हैं। अचानक से कुछ मनुष्यों के अंदर ऐसे टीथ जब आते हैं तो इसका एग्जांपल होता है बेटा जी, याद रखना, आपके एटाविज्म का। अभी काम कर जल्दी से यहां पर फटाफट एक बार एग्जांपल देख लीजिए इसके एटाविज्म के, तुमको बहुत मजा आया होगा सुनने में समझने में। फटाफट पहला एग्जांपल, नवजात शिशु में पूंछ की उपस्थिति, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा, लंबे तथा नुकीले केनाइन दांत, ये वाले दांत जो है केनाइन लंबे और नुकीले कई मनुष्यों में मिलते हैं। लंबे व घने बाल, कई ऐसे मनुष्य पैदा होते हैं जिनके पूरी बॉडी पे, इनफैक्ट पूरे माथे पर, पूरे चेहरे पर बाल होते हैं। मादा में 2 से अधिक चूषकों की उपस्थिति, फीमेल्स में कई सारे चूषकों की क्या हो जाती है? उपस्थिति हो जाती है। सर्वाइकल फिस्टुला, जो एक तरीके की क्लोम दरार होती है, यानी गलफड़े या क्लोम की दरार होती है, सर्वाइकल फिस्टुला। ये एग्जांपल थे किसी चीज के? पूर्वजता या प्रत्यावर्तन के, एटाविज्म के, रिवर्जन के। आई होप आपको ये एग्जांपल सुन के मजा तो आया होगा, साथ ही साथ ये चीज भी समझ में आई होगी कि ये वो लक्षण है जो किस चीज को बताएगा? एंसेस्टर को बताएगा। किसको बताएगा? एंसेस्टर को बताएगा, पूर्वज को बताएगा। डन। यस, हाइपरट्राइकोसिस भी होता है, कानों पे जो बाल जो होते हैं वो भी किस चीज को बता देता है? हमारे पूर्वजता के लक्षण को दर्शाता है। वेल डन। हाँ जी, चलें आगे बढ़े बेटा। यहां पर कितने हम लोगों ने प्रमाण देख लिए? 4। जरा जल्दी से मुझे बताएगा कौन कौन से 4 प्रमाण देखें। जल्दी से मुझे कोई बताएगा 4 प्रमाण कौन कौन से? सबसे पहला फॉसिल्स, जीवाश्म। दूसरा सोच, दूसरा कौन सा? सर क्या इनको हम अवशेषी अंग में रख सकते हैं? नहीं बेटा, अवशेषी अंग इज डिफरेंट। अब मुझे बता, क्या थिक हेयर्स, बॉडी पर थिक हेयर्स क्या तुम्हारे अंदर मिल रहे हैं? अगर मिलते तो हम अवशेषी अंग बोलते। क्या तुम्हारे अंदर पूंछ मिल रही है? अगर मिलती सभी में तो हम क्या बोलते? अवशेषी अंग। क्या सर्विकल फिस्टुला सब में मिल रहा है जिसका काम नहीं है? अगर मिल रहा होता तो हम अवशेषी अंग बोलते। निपल्स बॉडी पर बहुत सारे मिल रहे हैं, नहीं ना, तो अगर मिलते तो हम अवशेषी अंग बोलते। तो अवशेषी अंग थोड़ी ना, ये तो अचानक से किसी जीव के अंदर एक लक्षण पैदा हो गया है। हाँ जी, पहला क्या पढ़ा था? जीवाश्मों का। दूसरा क्या पढ़ा था मेरे भाई? अवशेषी अंगों का प्रमाण। तीसरा क्या पढ़ा? संयोजी कड़ी का प्रमाण। और चौथा क्या पढ़ा? पूर्वजता, रिवर्जन या एटाविज्म का प्रमाण। 4 प्रमाण हम पढ़ चुके हैं। सर अभी कितने प्रमाण और बाकी हैं? 2 प्रमाण और बाकी हैं बस। कितने प्रमाण? 2। अब सुन लो, जो बच गए हैं 2 प्रमाण, उन्हीं दोनों प्रमाण से नीट में क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से सुनना, अगले जो 2 प्रमाण बचे हैं, 2 प्रमाण में से मैं बोलूंगा एक ऐसा प्रमाण जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अब तक नीट में दोहराए गए हैं, और वो प्रमाण है कौन सा? शारीरिकी और आकारिकी के प्रमाण। कौन सा मेरे भाई? शारीरिकी और आकारिकी के प्रमाण, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ये है चौथा प्रमाण। स्टार बना रखा है मेरे भाई, यहां से बेबाक क्वेश्चंस आए हुए हैं किसमें? नीट में। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो ड्रॉपर्स होंगे या जो 12th क्लास में होंगे, जो 11th क्लास में, ध्यान से सुनिएगा, जो ड्रॉपर्स होंगे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, अगर उन्होंने प्रिपरेशन करी होगी नीट की, उनको पता होगा समजात अंग और समरूप अंग, या तुल्य रूप अंग, या समरूप तुल्य रूप, है ना, कई सारे वर्ड्स होते हैं। समजात अंगों का एग्जांपल, समरूप अंगों का एग्जांपल, अब सारी विकास का एग्जांपल, अभी सारी विकास का एग्जांपल याद आ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं नीट में। तो प्रभु, ध्यान से सुन लो मेरे प्रभु, मेरे प्यारे प्यारे बालकों, हो सकता है मेरे से लंबाई में ज्यादा हूं, है ना, ध्यान से सुन लेना, चीज को समझने की कोशिश करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, और वो सारी की सारी चीजें आपने याद करनी है, रटना मत, याद करनी है। जहां रटने का पोर्शन होगा मैं बता दूंगा कि हाँ भैया इसको याद करना। याद मतलब रटना एक थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लगता है मेरे को, याद करना है, याद रखिएगा। ठीक है जी? हाँ जी बेटा, मेल्स में भी होते हैं मेरे भाई, मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं। ठीक है जी? चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर अगला जो प्रमाण है शारीरिकी और आकारिकी के प्रमाण। ये प्रमाण पढ़ने से पहले इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सर 2 वर्ड दिए हुए हैं यहां पर, पहला दे रखा है शारीरिकी, दूसरा दे रखा है आकारिकी। मैंने यहीं पर इसी तरीके से बताया बेटा। आकारिकी को इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, शारीरिकी को इंग्लिश में बोलते हैं एनाटॉमी। क्या आपने ये वर्ड दोनों वर्ड सभी जानते हैं? क्या ये दोनों वर्ड आप सभी जानते हैं? शारीरिकी, आकारिकी, बताइए क्या आप ये वर्ड जानते हैं? शारीरिकी, आकारिकी, शारीरिकी, आकारिकी, क्या ये दोनों वर्ड जानते हैं? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जानते हैं? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये दोनों वर्ड का मीनिंग सभी जानते हैं? वेल डन। जो नहीं जानते हैं ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लो यहां पर एक बच्चा है जिसका नाम ले लेते हैं, क्या, जैसे सूरज वर्मा। सूरज वर्मा एक बच्चा है, ठीक है। अब मैंने कहा सूरज वर्मा की 2 आंखें, सूरज वर्मा के नाक में 2 छेद, सूरज वर्मा के कान 2। अब सूरज वर्मा के कान जो है थोड़े से बड़े हैं, ऐसे कैसे, इस टाइप के, वो 3 गेट्स वाले, इस तरह से मुड़े हुए हैं, ठीक है। सूरज वर्मा लंबा है, 6 फीट लंबा है। सूरज वर्मा तगड़ा है। अब आप मुझे बताइए, जितने भी लक्षण मैंने बोले, क्या ये बाहरी लक्षण थे कि अंदरूनी लक्षण थे? ये जितने भी लक्षण हमने देखे सूरज वर्मा के, ये कौन से थे? ये बाहरी लक्षण थे कि अंदरूनी लक्षण? सर कान मुड़े हुए हैं, नाक में 2 छेद है, कान में 2 छेद है, कान मुड़े हुए हैं, हाइट लंबी है। सर नाक में तो सभी के 2 छेद होते हैं, कान में सभी के 2 छेद होते हैं। उसकी हाइट लंबी है, वो गोरा चिट्टा है, गोरा है, हाइट लंबी है, तगड़ा है, बाल बड़े अनोखे हैं उसके, है ना, वो जो आजकल देखते होंगे तुम लोग, है ना, यहां से छोटे होते हैं, यहां से लंबे लंबे होते हैं ना। तो इस तरीके के लक्षण हमको सूरज वर्मा में दिखे। अब ऐसे लक्षण अगर हमें सूरज वर्मा में दिख रहे हैं तो जरा सोचिए, बाहरी लक्षण है कि अंदरूनी लक्षण है? सर बाहरी। तो हमने क्या बाहर से अध्ययन किया सूरज वर्मा का कि अंदर से अध्ययन किया? सर हमने बाहरी अध्ययन किया। कौन सा अध्ययन किया? सर हमने बाहरी अध्ययन किया। तो बाहरी अध्ययन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, चलो अब आगे। जब हमने सूरज वर्मा का अंदर से अध्ययन किया, सूरज वर्मा का जब हमने अंदर से अध्ययन किया, हमें पता लगा सूरज वर्मा के अंदर एक दिल है, जिसमें एक दिल में 4 कोष्ठक हैं, 2 ऊपर आलिंद, 2 ऊपर नीले हैं। हमने सूरज वर्मा का अध्ययन किया, हमें पता लगा उसके अंदर यकृत है, उस यकृत की 2 पालियां हैं, एक दाईं पाली है, एक बाईं पाली है। हमने सूरज वर्मा का अध्ययन किया, हमें पता लगा उसके फेफड़े जो है, उसमें जो दायां फेफड़ा जो है यानी राइट लंग जो है वो बड़ा है, लेफ्ट लंग छोटा है। ये हमने कौन सा अध्ययन किया? सर हमने अंदरूनी अध्ययन किया, हमने अंतः अध्ययन किया, इंटरनल स्टडी करी हमने। अगर हम इंटरनल स्टडी करते हैं तो उसको हम बोल रहे हैं शारीरिक, एक्सटर्नल स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ये थी बच्चों वाली बात जो 9th क्लास में समझा दी जाती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा। मैंने ध्यान से सुनना, मैंने अपने हाथ की, या मान लो सूरज वर्मा के हाथ की अध्ययन किया। सूरज वर्मा जी का हमने देखा हाथ, क्या देखा? हाथ। अच्छा हाथ को हम क्या बोलते हैं?
मेरे बेटे, मैं तेरे को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, तो कौन है? एनएमसी, एनएमसी याद है ना बेटा? ठीक है, लिमिट में रहना, लिमिट में, ठीक है, ठीक है बेटा, पिछले 1 साल से जानता हूं मैं तेरे को, और तू ये समझ भी रहा अच्छे तरीके से। हाँ जी, अग्रपाद, लिमिट में रहना मेरे भाई प्रतीक, समझ में आ रहा है ना बात? अग्रपाद 4 लिम्स, क्या बोलते हैं? अग्रपाद 4 लिम्स बोलते हैं। हमने सूरज वर्मा का अग्रपाद देखा, ठीक है, बताओ सूरज वर्मा या जितने भी बच्चे हैं आप में, जितने भी बच्चे, उनका जब हम अग्रपाद की बात करते हैं, यानी हाथों की बात करते हैं, आप मुझे बताइए ये अग्रपाद किस चीज में हेल्प करते हैं? ये 4 लिम्स हमारे अंदर किस चीज में हेल्प करते हैं? उड़ने में, तैरने में, चलने में, भागने में, या चीजों को पकड़ने में? सोचो, किस चीज में हेल्प करते हैं? चीजों को पकड़ने में, यानी ग्रेस्पिंग में। किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? सर पकड़ने में, यानी ग्रेस्पिंग में हेल्प कर रहे हैं। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो जी, हमने सूरज वर्मा हटा देते हैं, हम यहां पर बात कर लेते हैं ह्यूमन है ना सूरज वर्मा। हाँ सर, ये हमने ह्यूमंस की बात करी। ह्यूमंस में अग्रपाद जो होते हैं वो पकड़ने में हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? पकड़ने में। डन, चलो जी, अब हम बात करते हैं, जल्दी से मुझे बताइएगा, चमगादड़ में। किसमें बात करते हैं? चमगादड़ में बात करते हैं। चलिए जी, यस जयश्री, इधर फोकस करना बेटा। मैं इसको पहले भी कई बार वार्निंग दे चुका हूं, इसको प्यार से भी समझा दिया है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि अब ये प्यार से समझने वाला है यार। इंटेलिजेंसी अपनी तरफ, रिस्पेक्ट अपनी तरफ होती है, ठीक है? चलो जी, हाँ जी, ह्यूमंस में किस चीज में हेल्प करते हैं? सर पकड़ने में हेल्प करते हैं। चमगादड़ में किस चीज में हेल्प करते हैं? सर उड़ने में। किस चीज में हेल्प करते हैं? सर उड़ने में। किस चीज में हेल्प करते हैं? उड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट, ह्यूमंस हो गया, चमगादड़ हो गया, नेक्स्ट चीते की बात करते हैं। चीते की बात करते हैं। चीते में किस चीज में हेल्प करते हैं? सर चीते में सीधी सी बात है, भागने में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प कर रहे हैं? सर भागने में हेल्प कर रहे हैं, रनिंग में हेल्प कर रहे हैं, यहां पर फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं, ग्रेस्पिंग में हेल्प कर रहे हैं। डन, चले आगे बात कर लेते हैं वेल के अंदर। वेल में किस चीज में हेल्प करते हैं? वेल में, वेल में किस चीज में हेल्प करते हैं? सर वेल में तैरने में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? तैरने में। किस चीज में हेल्प करते हैं? तैरने में हेल्प करते हैं। डन, क्लियर? अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, यहां पर क्या मैंने आकार की देखी या शारीरिक की देखी? जल्दी से आंसर बताइएगा। यहां पर मैंने आकार की देखी या शारीरिक की देखी? जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी फटाफट। आकार की देखी या शारीरिक की देखी? जल्दी से, जल्दी फटाफट। आकार की देखी, शारीरिक की देखी। क्या हमने यहां पर इंटरनल स्टडी करी या एक्सटर्नल स्टडी करी? हमने एक्सटर्नल स्टडी करी, हमें पता लगा ह्यूमंस में पकड़ने में हेल्प कर रहे हैं, हमने एक्सटर्नल स्टडी करी, अरे उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, चीते में भागने में हेल्प कर रहे हैं, वेल में तैरने में हेल्प कर रहे हैं। क्या हमने यहां पर इंटरनल स्टडी करी, अंदर से देखा हाथों को? क्या हमने अग्रपादों को इंटरनल स्टडी करी? नहीं, एक्सटर्नल स्टडी करी, यानी यहां पर हमने आकार की अध्ययन किया। हाँ जी, ये जो करेक्ट जो थे, ये जो लक्षण जो थे, ये कौन से थे? सर ये आकार के लक्षण थे। हाँ सर, एक्सटर्नल स्टडी करने के बाद ये पता लगे। हाँ सर, अब हम करेंगे इंटरनल स्टडी। अब हमने जब अग्रपाद देखे किसके? ह्यूमंस के, हमने देखे चमगादड़ के, हमने देखे चीते के, हमने देखे वेल्स में फ्लिपर्स होते हैं उनके, जब हमने देखा तो उसमें जो हड्डियां मिल रही थी, क्या मिल रही थी? अस्थियां मिल रही थी। अब जरा सोच, अस्थियों की बात करने वाले, यानी इंटरनल स्टडी करेंगे, सीधी सी बात है। भैया बाहर से अस्थियां दिख रही है क्या तुमको? नहीं ना, चीर-फाड़ करनी पड़ेगी, इंटरनल स्टडी करनी पड़ेगी। अब हमने अग्रपाद की इंटरनल स्टडी करी, यानी हमने शारीरिक अध्ययन किया, शारीरिक एनाटॉमिकल स्टडी करी। हमें पता लगा कि यहां पर अस्थियां मिल रही हैं, यहां पर अस्थियां मिल रही है, यहां अस्थियां मिल रही है, यहां अस्थियां मिल रही है, अग्रपाद में सेम है। कौन सी? ह्यूमरस। कौन सी मिल रही है? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। क्या क्या मिल रही है? ये मिल रही है। क्या? ह्यूमरस, ये यहां पर होती है ह्यूमरस, यहां पर होती है रेडियस अल्ना, ये कलाइयों में होती है कार्पल, यहां पर हथेली में होती है मेटाकार्पल और उंगलियों में होती है कौन? फेलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, यहां पर कार्पल, ये कलाई में कार्पल, फिर ये 5 मेटाकार्पल और उंगलियों के अंदर क्या होती है? फेलेंजेस होती है। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, ये जब हमने पता लगाया, हमें पता लगा भैया ह्यूमंस में भी यही ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, यहां पर भी सेम टू सेम, यहां पर भी सेम टू सेम, यहां पर भी सेम टू सेम। यानी यहां पर हमने कौन सी स्टडी करी? सर यहां पर हमने इंटरनल स्टडी करी, यानी हमने दोनों प्रकार का अध्ययन किया। हमने एक्सटर्नल स्टडी करी और हमने इंटरनल स्टडी करी। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्टडी करने के बाद में ये एक्सटर्नल स्टडी, ये काम पता लगे, ये इंटरनल स्टडी, हड्डियों का ढांचा समझ में आया, यानी हमने शारीरिक और आकार की अध्ययन जब किया, हमने दोनों प्रकार का अध्ययन किया। क्या इस अध्ययन से हमें एक चीज पता लग रही है? जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइए, सोच समझकर मुझे बताइएगा। एक चीज पता लग रही है। सर क्या चीज पता लग रही है? क्या कि ह्यूमंस, चीता, चमगादड़ और हमारे कौन था वो था? वेल, सोच, इनमें स्ट्रक्चर सेम है। इनमें क्या मिल रही है? सर स्ट्रक्चर क्या मिल रही है? सब सेम मिल रही है, संरचना समान मिल रही है, लेकिन कार्य सर अलग अलग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सब संरचना तो समान मिल रही है, स्ट्रक्चर तो सेम मिल रही है, लेकिन कार्य जो है वो तो अलग अलग मिल रहा है। भैया यहाँ कार्य अलग 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 अलग, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो थी सब में यही की यही, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ये सब कुछ सेम मिल रहा है। यानी अग्रपाद में अस्थियां यहाँ पर सेम है, इनमें सेम है, लेकिन कार्य इनका अलग है। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऐसे अंग जिनमें संरचना समान होती है, कार्य अलग होता है, ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समजात अंग, है ना? यही पढ़ा था 10वीं क्लास में, यही पढ़ा था 10वीं क्लास में, यही पढ़ा था 10th क्लास में, यही पढ़ा था, सभी ने यही पढ़ा था। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं, यही पढ़ा था, यही पढ़ा था। क्या ये 100% सही है? क्या ये सही है? हाँ सही है, गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या ये 100% सही है? नहीं। क्यों? एक एग्जांपल दूसरा ले लेता हूं। अब मुझे बताओ, मैंने देखा घोड़ा, किसकी बात करिए? घोड़े की बात करिए। किसकी बात करिए? मैंने घोड़े की बात करी। अब आप मुझे बताना बेटा, घोड़े में भी यही की यही चीज मिलती है क्या? जो घोड़ा होता है उसमें भी सेम टू सेम यही चीज मिलती है। अब आप मुझे बताना, चीते में और घोड़े में कार्य समान नहीं हो गया? बोल, क्या घोड़े में भागने में हेल्प नहीं करते? क्या उड़ने में हेल्प करते हैं? नहीं। सर यहां तो कार्य समान हो गया इस एग्जांपल में।
उस हिसाब से क्या यहां पर चीते के अग्रपाद और घोड़े के अग्रपाद क्या समझात नहीं कहलाएंगे? तो यह है अधूरी कहानी जो 10वीं में पढ़ाई नहीं जाती थी। सीधा बोला जाता था 10th क्लास में स्ट्रक्चर सेम होती है, इनफैक्ट 12th क्लास में भी कई टीचर्स बोलते हैं स्ट्रक्चर सेम होती है, कार्य अलग होता है, उनको हम बोलते हैं समझात अंग, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं समझात अंग। उस हिसाब से तो अब आप मुझे बताओ क्या चीते के अग्रपाद और घोड़े के अग्रपाद क्या समझात अंग नहीं है? हैंगे, ये भी समझात अंग हैं। तो सर फिर तो ये डेफिनेशन गलत हो गई। तो एक्चुअली समझात अंगों की डेफिनेशन ये नहीं होती है, ये तो पार्ट है समझात अंगों का। मेन जो चीज जो होती है समझात अंग क्या होते हैं, याद रखना, जिनकी उत्पत्ति, जिनका भ्रूणीय विकास क्या होता है, समान होता है, जिनकी उत्पत्ति, जिनका भ्रूणीय विकास समान होता है, जिनका ओरिजिन सेम होता है, जिनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम होता है, उन अंगों को हम क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। जस्ट एन एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पर लेने वाला हूं। मैंने बोला एक माता पिता है, ठीक है, उनके मान लो 5 बच्चे हुए, ए बी सी डी ई। कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 5 बच्चे। अब ये जो पहला बच्चा जो था ये चला गया जयपुर पढ़ाई करने के लिए, ये जो बच्चा जो था ये चला गया गोवा पढ़ाई करने के लिए, ये जो बच्चा जो था ये चला गया बिहार पढ़ाई करने के लिए, ये बच्चा जो था ये चला गया दिल्ली पढ़ाई करने के लिए, ये बच्चा जो था ये चला गया कर्नाटका या कहीं पर भी ले लो, मान लो हम हैदराबाद चला गया पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब अलग अलग जगह चले गए पढ़ाई करने के लिए। अब जो जयपुर गया वो डांसर बन गया, क्योंकि वहां पर ज्यादातर बच्चे डांसिंग करते थे, उसको अच्छा लगा डांसिंग, उसकी हॉबी बन गई, वो डांसर बन गया। जो गोवा गया उसने बेटा अपनी दुकान खोल ली। किसकी दुकान खोली? मान ली किसी भी चीज की दुकान खोली है, उसने अपनी दुकान खोली। चलो अलग अलग चीज लेते हैं। यहां पर मान लीजिए डांसर बन गया, ये राइटर बन गया, ये सेना में चला गया, ये डॉक्टर बन गया। चलो बिहार वाला कहेगा सेना नहीं सर, यहां पर ये बोल देते सर कलेक्टर बन गया, है ना, कलेक्टर बन गया, आईएएस बन गया, है ना। और ये जो था डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया, ठीक है। ओके जी, सर आपने यूपी नहीं लिया, ले मेरे भाई यूपी, क्या लिखे बताओ, क्या बन गया, बोलो, जो तुम्हारा मन करे वो लिख देंगे। यूपी में डॉक्टर बन गया, ले मेरे भाई ये ले डॉक्टर बन गया, ये हटा देता हूं, यहां पर यूपी में डॉक्टर बन गया, ठीक है मेरे भाई, डन। ये दिल्ली हटा देते, बस राजी, खुश हो गया, मजा आ गया, ए बी सी डी, और ये जो यूपी में था ये ई है, ठीक है मेरे भाई, राजी, खुश, मजा। सर एक काम करो, डॉक्टर हटा दो, नेता लगा दो, यहां पर ज्यादा बेटर होगा, नेता, ठीक है। ये कह रहे सर गुंडा बन गया, अरे कहां बेटा गुंडे कहां बचे, अब तो बुलडोजर चलता है। हाँ भाई, तो आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मुझे बता, सोच समझ कर मुझे बताना, क्या इन सभी बच्चों के माता पिता कॉमन थे? सोचो, क्या इन सभी बच्चों के, ये जो 5 अलग अलग बच्चे हैं, क्या इनके माता पिता अलग थे कि एक ही थे? सर एक ही तो थे, अलग अलग माता पिता थोड़े थे। यानी इनका ओरिजिन तो क्या हो गया सर, इनकी उत्पत्ति तो क्या हो गई सर, ओरिजिन जो था वो तो क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन कार्य अलग अलग कर रहे थे। एक सेना में था, एक इंजीनियर बन गया, एक कलेक्टर बन गया, एक राइटर बन गया, एक डांसर बन गया, एक नेताजी बन गया, अलग अलग चीजें बन गई हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को उन्होंने ढाला अलग अलग परिस्थितियों में। जो जयपुर में गया उसको जो परिस्थितियां मिल रही थी, जो लोग मिल रहे थे वो डांसर थे, वो डांसिंग करने लग गया। जो गोवा गया वहां पर ज्यादातर राइटर थे, वो राइटर बन गया। जो बिहार में गया ज्यादातर माहौल कैसा मिला, यूपीएससी की तैयारी का, तो वो कलेक्टर बन गया। ज्यादातर जो हैदराबाद में गए वो ज्यादातर इंजीनियर बन गए, कंपनियां बहुत सारी हैं। यूपी में गया ज्यादातर माहौल कैसा था, नेताजी बनेगा तो नेता बन गया। तो टोटली डिपेंड किस पे करा, एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करा। लेकिन ऑरिजिन क्या था सर, उत्पत्ति क्या थी, समान, लेकिन कार्य क्या हो गया सर, अलग अलग। इसके भी दो हाथ, दो हाथ, दो हाथ, दो हाथ, दो हाथ, दो पैर, दो पैर, दो पैर, दो पैर, दो पैर, एक दिल, एक दिल, एक दिल, एक दिल, यानी स्ट्रक्चर तो सेम थी, फंक्शन अलग अलग हो गया। फंक्शन अलग अलग क्यों हो गया? क्योंकि अलग अलग क्या मिली थी, वातावरणीय परिस्थितियां मिली थी, जिसकी वजह से कार्य क्या हो गया, अलग हो गया, लेकिन उत्पत्ति क्या थी, समान थी। आई होप इतनी सी बात अगर सुनने समझने के बाद में आपको ये चीज समझ में आ गई कि समझात अंग क्या होते हैं, जिनका ओरिजिन, जिनके एंसेस्टर, जिनकी उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है, जिनका भ्रूणीय विकास समान होता है, उनको हम बोलते हैं क्या, समझात अंग। अब उसके बाद क्या, उनका कार्य अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। कभी भी ये मत बोल देना कि कार्य हमेशा अलग रहेगा, समान भी हो सकता है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या इतनी सी बातें सुनने समझने के बाद में क्या यहां पर जो समझात अंग, या मैं बोलूंगा क्या ये आपको, पहले तो मुझे बताइए क्या ये मीनिंग समझ में आया शारीरिक आकार के अध्ययन का? हमने बाहर से अध्ययन किया, हमने अंदर से अध्ययन किया। जब हमने अध्ययन किया तो हमें 2 प्रकार के अंग मिल रहे हैं। कौन से? एक मिलते हैं समझात अंग और एक बोलते हैं समरूप अंग। समझात अंग सबसे पहले हमने एक उदाहरण से पढ़ने की कोशिश करी, वो जिनका कार्य क्या होगा, समान हो भी सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज क्या थी, उनकी उत्पत्ति क्या होगी, ओरिजिन क्या होगा, समान होगा। हिल गया माथा? हाँ भाई, हिल गया माथा? ये समझ में आ गया? वेल डन मैंक। हाँ जी, बस करो यार, तुम लोग ये ना यहाँ पर ये ना एक तो ना क्षेत्रवाद बहुत फैलाते हो सर यूपी एमपी ये मतलब, अरे ले मेरे भाई ये हटा देता हूं मैं, ये ले यार, ये ले बस। अब ठीक है, इनके 5 बच्चे थे, एक डांसर बन गया, एक राइटर बन गया, एक कलेक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक जो बनना था वो बन गया, जो कुछ नहीं बना पता नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई मीनिंग समझ में आ गया, डन, क्लियर है? हटा दे बेटा। मैंने एक बोलेगा सर आपने एमपी नहीं लिया, एक बोलेगा आपने झारखंड नहीं लिया, आप बोले आपने ये नहीं लिया वो नहीं लिया, इससे बेटर है कि हटाई दो यार, सीधी सी बात करते हैं। सर एक ने चाय की दुकान खोली है, बहुत बढ़िया बेटा, चल। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब फटाफट ध्यान से सुनना, जब हमने शारीरिक और आकार की अध्ययन किया, हमें दो प्रक्रियाओं का पता लगा, एक समजातता का और एक समरूपता का। समजातता क्या होती है, समरूपता क्या होती है, जिसमें सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, समजात अंगों की, होमोलॉजी की। जरा एक बार आराम से बिना बातें किए, प्लीज बिना बातें किए, जो यहां पर चीज लिखी हुई है उस पर फोकस करके लिखा हुआ है। वे जीव, आराम से समझ में आएगा, फोकस करेगा। वे जीव या वे जीवों के अंग जो समान उत्पत्ति, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जिनकी उत्पत्ति, जिनका ओरिजिन क्या है, समान उत्पत्ति दर्शाएंगे, जिनका भ्रूणीय परिवर्तन यानी भ्रूणीय विकास यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होगा, समान होगा, समान उत्पत्ति होगी, भ्रूणीय विकास समान होगा, संरचना उनकी क्या होगी, समान होगी। संरचना हमने तीसरे नंबर पर रखा है, मेन फर्स्ट क्या, ओरिजिन, सेकंड भ्रूणीय विकास, थर्ड नंबर पर हमने लिख दिया, क्या स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम होगी, समान दर्शाते हैं, किंतु उनके कार्य कैसे होते हैं, असमान भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। याद रखना, ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं।
याद रखना है। ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। अब ये तो थी बात सिंपल सी। अब बात करते हैं क्या, ये एग्जांपल बच्चों को दिया कि एक व्यक्ति है जिसका एक बच्चा सेना में गया, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक बैंक में चला गया, है ना। तो कहीं ना कहीं उनके कार्य डिफरेंट हो रहे हैं, लेकिन उनका ओरिजिन सेम है। लेकिन क्या कार्य सेम नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ये चीज हमने इस एग्जांपल से भी देखी थी, जैसे चीता और घोड़ा, इन दोनों के अग्रपाद सेम स्ट्रक्चर है और सेम फंक्शन है, ये भी भागने में और ये भी भागने में हेल्प करता है। तो कभी भी ये सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन वाला जो फंडा जो ना अपने दिमाग से निकाल देना। मेन चीज क्या याद रखनी है? ओरिजिन। मेन चीज क्या याद रखनी है? उत्पत्ति, 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 उत्पत्ति। बस एक वर्ड याद रखना है, क्या? उत्पत्ति क्या होगी? समान होगी। ये जरूर याद रखना आज के बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये कुछ एग्जांपल है। अब बात करते हैं नीट में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वो समजात अंगों के उदाहरण पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे? समजात अंगों के एग्जांपल पूछे जाएंगे। सर कितने एग्जांपल याद करने हैं? 10 एग्जांपल याद रखने हैं। 10 के 10 एग्जांपल याद रखने हैं। और याद रखना 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है, 21 में भी आया है क्वेश्चन आपके इन अंगों से। ठीक है जी, मुझे बताइएगा इस बैच में क्लास चल रही है आरंभ 2 में? मेरे को कमेंट नहीं दिख रहे हैं। क्लास चल रही है? ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आइए, कितने एग्जांपल पढ़ने बेटा? 10 एग्जांपल पढ़ने हैं। और ये 10 के 10 एग्जांपल या तो अपनी खोपड़ी में बैठा लो, कॉपी में लिख लो, रोज इनको याद रखो, रोज की रोज 10 एग्जांपल, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता आएगा। एक एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल कौन सा? ये वाला पहला एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा? स्तनधारियों के अग्रपाद। कौन से? मनुष्य हो गया, चीता हो गया, घोड़ा हो गया, चमगादड़ हो गया, पक्षी हो गया, वेल हो गया। ठीक है, अब जरा सोच इसमें क्या अलग चीज तेरे को दिखाई दे रही है? सर पक्षी। क्या पक्षी स्तनधारी है क्या? नहीं सर, पक्षी स्तनधारी थोड़ी ना है, पक्षी थोड़ी ना स्तनधारी है। तो यहां पर हम पक्षी नहीं लिखेंगे, पर्टिकुलरली हम यहां पर क्या एग्जांपल लेंगे? चमगादड़। क्योंकि चमगादड़ जो है वो पक्षी तो नहीं है कौन? स्तनधारी है। ठीक है, तो यहां पर स्तनधारियों के अग्रपाद में एक मनुष्य ले लिया, चीता ले लिया, घोड़ा ले लिया, चमगादड़ ऑलरेडी ले लिया था। यहां पर आप पक्षी हटा दीजिए यहां पर, और क्या ले लिया? वेल ले लिया। ये भी स्तनधारी, 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 स्तनधारी। ये टोटल आपके 5 एग्जांपल है। यही के लिए मैंने लिए थे अभी जो एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। अब जरा सोच, मनुष्यों में, चीते में, घोड़े में, चमगादड़ में, वेल में, सब में क्या मिले? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस मिल गए किसमें? अग्रपाद में। लेकिन कार्य क्या था? अलग अलग था। इसमें पकड़ने में, इसमें दौड़ने में, इसमें भी दौड़ने में, इसमें उड़ने में, इसमें तैरने में। अब यहां पर इन दोनों में कार्य क्या हो गया था? समान। इस वजह से कई बच्चों को दुविधा हो जाती है, सर इनमें तो कार्य समान है। मैंने कहा ये समान है, तो हम क्या समानता, स्ट्रक्चर सेम, डिफरेंट फंक्शन, क्या यही 2 वर्ड समजात अंगों को एक्सप्लेन करते हैं? नहीं, मेन चीज क्या? ओरिजिन जिनका समान है। हाँ, जिनका ओरिजिन क्या होता है? समान होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। ये था पहला एग्जांपल। डन। दूसरा एग्जांपल पर आते हैं। सेकंड एग्जांपल है, जरा इधर देखिए बेटा। दूसरा एग्जांपल है अकशेरुकियों के पैर। अकशेरुकी क्या थे? जिनके अंदर नोटोकॉर्ड किसमें नहीं बदली थी? पीछे रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्रल कॉलम में, है ना। अकशेरुकियों के पैर यानी लेग्स। कौन कौन सा? एक हमने कॉकरोच लिया और एक हमने मधुमक्खी ली। कॉकरोच और मधुमक्खी। कॉकरोच के अंदर जो पैर जो होते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर जो मिलती है, जो काइटिन से बनी होती है, जिसका नाम होता है कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और 1 से 5 टार्सस। अब आप में से कई बोलेंगे सर समझ नहीं आया। तू मुझे बता, तेरे को ह्यूमरस समझ में आया, रेडियस अल्ना समझ में आया, कार्पल समझ में आया, मेटाकार्पल समझ में आया, फेलेंजेस समझ में आया? तूने ये वर्ड सुने हुए थे पहले? अगर सुने हुए तो समझ में आया होगा। ये हड्डियां हैं। हड्डियां क्या बनाती है? हमारा अंदर का कंकाल बनाती है। मैंने तेरे से इतनी सी बात बोली कि कॉकरोच के पैर जो है, पैर, उन पैरों के अंदर कंकाल होगा जो किससे? अस्थियों से बना होता है? नहीं, किससे बना होता है? काइटिन की पट्टिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन से। काइटिन क्या होता है? ये तुमने पढ़ा था। कहां पढ़ा था? आपने सेल चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर कॉकरोच के पैरों में, है ना, यूं मान के चल लीजिएगा, अंत कंकाल जो काइटिन से बना हुआ है वो क्या बना रहा है? एक तरीके से हड्डी समझ, नॉट हड्डी, हड्डी लाइक हड्डी। कॉक्सा एक भाग है, ट्रोकेंटर एक भाग है, फीमर एक भाग है, फिर टीबिया एक भाग है, फिर 1 से 5 क्या है? यहां पर टार्सस है। तो इस तरीके से यहां पर ये भाग है किसमें? पैरों में। किसके? आपके कॉकरोच में भी है और मधुमक्खी में भी है। कौन? कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और 1 से 5 टार्सस। ये मिलते हैं किसमें? कॉकरोच के पैरों में। सेम टू सेम मधुमक्खी के पैरों में, लेकिन इनका कार्य अलग था। कॉकरोच जो है वो भागने में या चलने में हेल्प करता है, जबकि मधुमक्खियों में ये भागने या चलने में हेल्प नहीं करता, ये पराग कणों को ग्रहण करने में हेल्प करता है। तो कार्य इनका क्या था? अलग अलग था, लेकिन स्ट्रक्चर क्या थी? समान थी। तो चीज वही मिलेगी आपको, क्या? कार्य अलग अलग, स्ट्रक्चर समान, लेकिन मेन चीज क्या? ओरिजिन इनका क्या था? कॉमन था। याद रखना, इनका ओरिजिन क्या था? सेम था। ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल, कीटों के मुख भाग। कीड़े जो होते हैं उनका जो मुख भाग जो होता है, हमारे कोर्स से कॉकरोच हटा दिया गया था। हमारे कोर्स से कॉकरोच हटा दिया गया है, आपको पता है? कॉकरोच हटा दिया गया है, पता है आपको? हाँ भैया, ये पता है कि नहीं पता? सर कॉक्सा याद रखना है? हाँ याद रख ले भाई। सर क्या ये एग्जांपल याद रखने हैं? भाई तुम रोज बोलता हूं, जो पढ़ाना है सब कुछ याद रखना है। आज की बात मत बोलना ये याद रखना है, वो याद रखना है। जो पढ़ा रहा हूं सब याद रखना है। ठीक है मेरे बेटे, सब याद रखना है। ठीक है, क्या आप एनएमसी से बड़े हो गए क्या? नहीं बेटा, लेकिन हूं तो एक टीचर, और जो टीचर कह रहा है उसकी बात नहीं सुनोगे तो देख तुम्हारी मर्जी। मैं तो बोलूंगा याद रखना, बिल्कुल याद रखना है। हाँ भाई ब्रो, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है ब्रो। 2 एग्जांपल थे। तीसरा एग्जांपल है कीटों के मुख भाग। अब कीटों के मुख भाग क्या है? सर कॉकरोच हटा दिया गया। यस, कॉकरोच हटा दिया गया है, कॉकरोच हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब पिछले साल के जो ड्रॉपर होंगे उनको याद आ रहा होगा, कॉकरोच जब पढ़ते थे तो उस कॉकरोच में जो मुख भाग जो होता था उसमें 5 भाग होते थे। कौन कौन सा? लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरेंक्स। ये 5 भाग होते थे। लेब्रम ऊपर की यू मान ले लिप यानी होठ के समान, लेबियम नीचे के होठ के समान, मैंडिबल ऊपर के जबड़े के समान, सॉरी मैक्सिला ऊपर के जबड़े के समान, मैंडिबल नीचे जबड़े के समान, और हाइपोफेरेंक्स अंदर जीभ के समान। ऐसे वर्ड याद आ रहे हैं? लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरेंक्स, ऐसे कुछ वर्ड याद आ रहे हैं? जो ड्रॉपर्स उनकी बात कर रहा हूं, जो इस साल 12th देने वाले हैं, उन्होंने पिछले साल 11th पढ़ी होगी तो ऐसा कुछ वर्ड याद आ रहा होगा। जो 11th में उनको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरेंक्स, ऐसा कुछ वर्ड याद आ रहा है? हाँ सर। ये क्या होते हैं? सर ये मुख के भाग होते हैं। किसमें? कीटों के अंदर, जो कॉकरोच में भी मिलते हैं, मधुमक्खी में भी मिलते हैं, मच्छर में भी मिलते हैं। कौन कौन? आपका लेब्रम ऊपर वाला होठ होता है, लेबियम नीचे वाला होता है, मैंडिबल और मैक्सिला ये जबड़ों के समान संरचना होती है, काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो होती है ये कॉकरोच में भी, मधुमक्खी में भी, मच्छर में भी, लेकिन कार्य अलग अलग है। इन मुख भागों का कार्य क्या होता है? काटना। कॉकरोच में क्या होता है? काटना। क्या होता है कार्य? काटना। मधुमक्खी में क्या कार्य होता है? चबाना, च्यूइंग, और मच्छर में क्या होता है? सकिंग होता है।
तो एक बच्चे ने परसों या परसों के आसपास क्वेश्चन पूछा, सर मच्छर जो होता है वो क्या करता है? हमारा खून चूसता है। हाँ, और वो चूसने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मधुमक्खी जो होती है पराग कणों को चबाती है, पराग कणों को च्यू करती है, तो वो कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। कॉकरोच जो होता है, आप बोलेंगे सर कॉकरोच काटता है क्या? यस, कॉकरोच जो होता है वो क्या करता है, जो भी पदार्थ होता है उसकी पियर्सिंग कर देता है, उसको काट देता है, बाइटिंग करता है, तो वो करने के लिए यही लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला होती है। तो कुल मिलाकर ये भाग जो होते हैं, सर लैब्रम क्या होता है बेटा? लैब्रम ऊपर वाला होठ समान संरचना, लेबियम नीचे वाले होठ समान संरचना, ऊपर वाला जबड़ा मैंडिबल, सॉरी मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबल, अंदर जीभ होती है हाइपोफैरिंक्स। डन, ठीक है, क्लियर है? तो ये तीन भाग जो है इन तीनों में मिलते हैं, लेकिन कार्य क्या है बेटा? अलग अलग है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? समजात अंग बोलेंगे। तो याद रखना, कीटों का जो मुख्य भाग जो होता है, इन तीनों कीड़ों में जो मुख्य भाग जो है वो क्या है? एक प्रकार के समजात अंगों के उदाहरण। ये था तीसरा एग्जांपल। चौथे एग्जांपल आते हैं बोगनविला के कांटे और कुकुरबिटा के पत्ता। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ विद दिस डायग्राम, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है विद दिस डायग्राम। ये है बोगनविला और ये है हमारा कुकुरबिटा। कुकुरबिटा इक्वल है जिसके कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे आप लोगों ने आपने तरबूज खाया होगा, आपने तोरई खाई होगी, आपने घिया खाया होगा, आपने आज मैंने खाया क्या था वो, करेला खाया होगा, है ना? तो बेटा इनके अंदर इस तरीके से ये घूमी हुई एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम टेंड्रिल बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पतान। जबकि बोगनविला जो होता है, बोगनविला सभी ने देखा, वहां खीरा भी होता है, घिया भी होता है। हाँ जी सर, मच्छर तो काटता है, तुमको ऐसा लगता है काटता है, लेकिन वो खून को सक करता है मेरे भाई। हाँ जी, हाँ भैया जल्दी से मुझे बताइए, ये बोगनविला किसी बच्चे ने देखा है? हाँ बेटा, घिया घिया घिया। सर मैंडिबल क्या होता है? कुमार जी हम ऑलरेडी बता दिए, तुम्हारा दिमाग चमकता नहीं है, बहुत खोखला है। 10 बार बताएंगे तब तुमको जाकर समझ में आएगा। कितनी बार बोल दिया? ऊपर वाले होठ के समान लैब्रम, नीचे वाले होठ के समान लेबियम। और कैसे बोले? ये देखिए होठ लैब्रम, ये लेबियम। और कैसे बोले? तुमको कैसे समझ में आता है? कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? हाँ भैया, बोगनविला सभी ने देखा है? हाँ जी, बोगनविला सभी ने देखा है। सर क्या हड्डियों का नाम याद रखना रहने तेरे बस की नहीं है तो छोड़ दे बेटा। तो क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली से कहा जाए भाई तेने एक रन नहीं लेना तो दो रन लेगा, एक रन नहीं लेना, क्या ऐसा करेगा? नहीं ना, एक रन मिलेगा, 2 रन मिलेगा, 3 रन मिलेगा, 3 रन मिलेगा, चौका मिलेगा, छक्का मिलेगा, छक्का मारेगा। पूछेगा नहीं हमसे नहीं होगा, एक रन हमसे नहीं होगा, 2 रन हमसे नहीं होगा। तो बेटा तुम जैसे बच्चों से नीट भी क्लियर नहीं होगा, जो हर चीज में पूछते हैं ये करना है, वो करना है, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। अरे भैया तुमको बोल दिया सब कुछ याद रखना है, सर सब कुछ याद करना, टाइम देना, सब कुछ देना, अपना पूरा A to Z टाइम पढ़ाई को देना, याद होगा ना तभी तो आगे बढ़ेगा ना। हाँ भैया, कुल मिलाकर बोगनविला आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? आप में से कईयों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा मैं फटाफट दिखा देता हूं बोगनविला कैसा दिखता है। चल रहा है क्या? ये देखिएगा कुछ इस तरीके का बोगनविला के पेड़ होते हैं, डेफिनेटली आप सभी ने देखेंगे इस तरीके का। ये इस तरीके के आपके घर में भी होंगे, इस प्रकार के ऐसे भी देखेंगे आपने, इस तरीके के पिंकिश कलर के, आपने इस तरीके से पर्पल कलर के, ऑरेंज कलर के भी होते हैं, कई टाइप के होते हैं, कलरफुल होते हैं, 21 से ज्यादा प्रकार के होते हैं। बोगनविला व्हाइट भी होता है, इस तरीके से सफेद रंग का बोगनविला भी होता है। तो कुल मिलाकर आप सभी ने ये डेफिनेटली देखा होता है, बस हम भूल जाते हैं कौन सा होता है बोगनविला। तो ऐसे देखेंगे आप लोग, देखो ऐसे वाला डेफिनेटली देखेंगे, ये वाले देखेंगे नहीं? हाँ सर देखेंगे। तो जो बोगनविला जो होते हैं, इन बोगनविला पर यहाँ पर कंटक या कांटे समान संरचना होती है, ये वाली इस तरीके से कांटे जैसी संरचना होती है, जिनको हम थॉर्न बोलते हैं। बहुत नुकीले नहीं होते हैं, थोड़े से ब्लंट होता है, मतलब ऐसा होता है, ये होता है नुकीला और ये होता है ब्लंट एंड होता है, ये पॉइंटेड होते हैं, ब्लंट होते हैं। तो इस तरीके से ब्लंट एंड वाले क्या मिलते हैं? यहाँ पर कांटे मिलते हैं, जिनको हम थॉर्न बोलते हैं। अब सर ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? पता नहीं, ये सहारा देते हैं या मैं बोलूंगा एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। आपने सुना ना बेल 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 लग गई, बेल लग गई, सुना होगा, ऐसा डेफिनेटली सुना होगा। तो ये क्या करते हैं? ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। क्या? ये टेंड्रिल सहारा देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। जबकि ये जो होता है प्रोटेक्शन में हेल्प देते हैं। अब जरा सोच, दोनों के कार्य तेरे को अलग अलग दिख रहे हैं, एक जो है प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, एक सपोर्ट में हेल्प कर रहा है, लेकिन दोनों का ऑरिजिन सेम है। इन दोनों की उत्पत्ति जो है क्या, इनमें बोगनविला में कांटे और कुकुरबिटा में कौन? पतान। इन दोनों की उत्पत्ति क्या है? समान है। इन दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है? कक्षस्थ कलिका से हुई है, या कक्षस्थ कलिका एक्सिलरी बड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कक्षस्थ कलिका एक्सिलरी बड बोला जाता है। सर ये कौन सी कलिका होती है मेरे भाई? गुरु ध्यान से सुनना, हमारे पास जगह है। हाँ सर है। ये इस तरीके से एक पेड़ था, ये इसकी शाखा है, जस्ट इमेजिन। अब इस शाखा पर ये यहां पर पत्ती उत्पन्न हुई है, ठीक है, और इस पत्ती जहां से उत्पन्न हुई है वहां से एक कलिका पैदा हो रही है। यहां पर एक कलिका है और एक कलिका यहां पर है, एक कलिका तेरे को यहां दिखाई दे रही है और एक कलिका यहां पर। अब मुझे बताइए से कौन सी कलिका शीर्ष कलिका है और कौन सी कक्ष से निकल रही है? दिमाग लगाओ, इनमें से कौन सी शीर्ष कलिका है और कौन सी कक्ष से निकल रही है? जल्दी से सोचो। हाँ जी, नाम से पता लग रहा है। हाँ जी सर, टेंड्रिल जो है कद्दू वर्गीय कुल में मिलता है ना? यस बेटा। ये वाली जो क्या कहलाएगी सर? शीर्ष कलिका, टर्मिनल बड बोलेंगे इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्मिनल बड बोलेंगे। और जो यहां पर एक्सेस से निकलेगी, ये अक्ष है, ये इसकी क्या है? अक्ष है। जो एक्सेस से निकलेगी, एक्सेस से अक्ष से निकलेगी, कक्ष से निकलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड बोलेंगे। क्या नाम देंगे? एक्सिलरी बड बोलेंगे। तो बेटा ये जो टेंड्रिल जो होते हैं यानी प्रतान, और उसी प्रकार ये जो कांटे जो होते हैं, ये कहां से निकलते हैं? ये किससे रूपांतरित होते हैं या किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं? सर ये प्रतान और ये टेंड्रिल, ये दोनों के दोनों कक्षस्थ कलिका से निर्मित होते हैं, एक्सिलरी बड से फॉर्म्ड होते हैं। यानी दोनों का ओरिजिन क्या था? सेम था, फंक्शन डिफरेंट हो गया। इस वजह से यहां पर जो तीसरा एग्जांपल जो बना, सॉरी चौथा एग्जांपल जो बना, जो एनसीईआरटी में लिखा है, बोगनविला और कुकुरबिटा। कुकुरबिटा जिसको हम कद्दू वर्गीय कुल भी बोला जाता है। बोगनविला कुकुरबिटा के कांटे और प्रतान जो होते हैं, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ये सहारा देते, सपोर्ट देते हैं। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? कक्षस्थ या कक्षीय कलिका से होती है, एक्सिलरी बड से होती है। हाँ जी, चलो थैंक यू निशा कुमारी उपाध्याय। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चौथा एग्जांपल था। पांचवा एग्जांपल जो दे रखा है वो दे रखा आलू और अदरक का। अब आप मुझे बताइए आलू क्या है, अदरक क्या है? आप सभी ने खाया हुआ बेटा। आलू एक तना है, रूपांतरित तना है, तने का मॉडिफिकेशन होता है जो स्टोर करता है किसको? भोजन को। अदरक ये भी एक तना है, ये भी एक तना है, ये भी एक तना है। दोनों ही तने हैं कौन से? भूमिगत तने होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। कौन से तने होते हैं? भूमिगत तने होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। राहुल ब्रो सर एक बार रियल कुकुरबिटा दिखा दो। बेटा तेरे घर में सोच, खीरा रखा हुआ, खीरा खाता, खीरा खाया, घिया खाया, तोरई खाई, ये नाम सुने हुए? देखे तूने? अरे करेला नाम सुना हुआ? एक बार घर पर देख, मम्मी पूछ रखा है, मम्मी राहुल ब्रो मम्मी पूछ रखा है कुछ, उनको देख ले यार, रियल में देख ले।
यहां पर तो गूगल पर देखेगा, इससे बेटर है खुद वहीं अपनी आंखों से देखना यार। अब ये आलू जो है वो भी एक तना है और अदरक जो है वो भी एक तना है, और कैसे तने हैं? भूमि के अंदर मिलते हैं, दोनों भूमिगत तने हैं, दोनों की उत्पत्ति सेम हुई है। क्या? प्रांकुर। ये प्रांकुर वर्ड क्या था? किसी बच्चे को याद आ रहा है? सर कक्षीय कलिका बोल सकते हैं बेटा, मैंने अभी यही बोला सचिन, सॉरी श्वेता सिंह, मैंने अभी यही बोला था, इधर कक्षीय कलिका बोल दो या कक्षस्थ कलिका बोल दो, चीज एक ही है। हाँ जी, हाँ जी, जरा जल्दी से मुझे बताइए, आप में कितने बच्चों को ये वर्ड याद आ रहा है? प्रांकुर। प्रांकुर याद आ रहा है? प्रांकुर मेल होता है, कह रहे सर मेल होता है प्रांकुर, प्लूम्यूल बोलते हैं प्रांकुर को। याद आ रहा है? प्रांकुर जो है आगे चलकर कौन सा तंत्र बनाता है? प्ररहो तंत्र बनाता है, तना बनाता है, याद आ रहा है? तो बेटा इन दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रांकुर से हुई है, ओरिजिन इनका क्या है? सेम है, याद रखिएगा। मूली और गाजर, मूली और गाजर, सर हमने मूली भी खाई है, हमने गाजर भी खाई है, दोनों एक प्रकार की मूसला मूल है। अब आप में से कौन मुझे बताएगा मूसला मूल क्या होती थी? क्या सर आपने ये बताया है? हाँ जी बिल्कुल बताया है। बताओ क्या ये मूसला मूल, क्या ये बताया है कभी या नहीं बताया? सोच समझ कर बताना, क्या मैंने ये मूसला मूल क्या कभी बताया है या नहीं बताया? नहीं बताया। टैप रूट, टैप रूट बोलते हैं, क्या ये बताया कि नहीं बताया? बताया है। जो बोल रहे हैं ना नहीं सर नहीं बताया, या तो तुम बेटा लेक्चर नहीं देखे हो, पहली कंडीशन, पहला ऑप्शन, या तुम लेट आए हो, लेट आने के बावजूद तुमने पुराना लेक्चर नहीं देखा, दूसरी कंडीशन, या तुम भूल चुके हो, तीसरी कंडीशन। तीन कंडीशन, या तो तुम भूल गए, या तुमने पढ़ा नहीं, या तुम लेट आए हो। इन तीन कंडीशन के अलावा और कुछ नहीं है। और ये तीन प्रकार की मूल बताई थी, मूसला मूल भी बताई थी, अपस्थानिक मूल भी बताई थी, और झगड़ा मूल भी बताई थी। तीन प्रकार की मूल बताई थी, मूसला मूल, झगड़ा मूल, अपस्थानिक मूल, तीन प्रकार की मूल बताई थी, याद रखना। ठीक है, मूसला मूल कौन सी होती है? याद रखना, वो मूल जब मूलांकुर से एक प्राथमिक मूल निकलती है, फिर प्राथमिक मूल से शाखाएं निकलती है, द्वितीय मूल, तृतीय मूल। हाँ जी, इस तरीके से उसको हमने बोला था मूसला मूल, टैप रूट बोला था। ठीक है जी, तो याद रखना मूसला मूल जो मूलांकुर से पैदा होती है, ये मूल के उदाहरण है कौन? मूली और गाजर, यानी इन दोनों की उत्पत्ति क्या है? समान है, किससे? मूसला मूल से होती है। ठीक है जी, सर आपने आरंभ 2 में नहीं बताया है, मे बी पॉसिबल आरंभ 2 में ना बताया हो। यस, आरंभ 2 में नहीं बताया क्योंकि पुष्पी पादपों में लैंगिक जब पढ़ाया था तो वहां पर ये चीज आई थी। सर आपने नहीं बताया है, मैंने सारे लेक्चर देखे हैं। अरे भैया कोई बताएगा? मैंने वास्तव में बताया क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है वहां पर ये चीज बताई थी। हाँ जी बताया है। डीवी शर्मा कह रहे हैं सर बताया है, विवेक केराय नहीं बताया है, और अनम मलिक कह रही है नहीं बताया है। नहीं बताया है, कोई कह रहा बताया, कोई कह रहा नहीं बताया। यार तुम हम कोई पागल कर दोगे। चलो इधर फटाफट ध्यान से सुन लो, जिनको बताया अच्छी बात है, जिनको नहीं बताया फटाफट ध्यान से सुन लेना। बेटा ये बीज है और इस बीज के अंदर यहाँ पर ये भ्रूण है, इस भ्रूण के अंदर ये वाला भाग होता है प्रांकुर, ये तो पता है ना, और नीचे है ये मूलांकुर। अब बेटा ये जो मूलांकुर जो होता है ये बीज जब अंकुरित होएगा तो मूलांकुर से क्या निकलेगी? प्राथमिक मूल निकलती है। ये प्राथमिक मूल निकलती है, ध्यान से सुनना, ये प्राथमिक मूल निकलती है। इस प्राथमिक मूल से फिर द्वितीय मूल निकलती है, फिर द्वितीय से तृतीय निकल जाती है, यानी इस तरीके से शाखाएं बनती जाती हैं। इस संरचना को, ऐसी मूल के तंत्र को हम क्या बोलते हैं? मूसला मूल बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। डन, क्लियर है? अब मैंने आपसे बोला ये मूलांकुर से मूल तो निकली, क्या मूलांकुर से मूल तो निकली, कौन सी? प्राथमिक मूल, और प्रांकुर से ऊपर तना बन रहा है। थोड़े समय के बाद ये प्राथमिक मूल खत्म हो जाएगी क्योंकि इसका जीवन काल थोड़े से समय का होता है। फिर उसके बाद इस तने के आधार से तने के आधार से मूल जब निकलते हैं तो उनको बोलते हैं झगड़ा मूल। क्या नाम देते हैं? झगड़ा मूल बोलते हैं, याद रखना, जो एक बीजपत्रियों में मिलती है। मूसला मूल आपके द्विबीजपत्रियों में मिलती है। तो ये हो गई झगड़ा मूल, जिसमें प्राथमिक मूल कुछ ड्यूरेशन की होती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर तने के आधार से मूल निकलते, बेस से रूट्स निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? झगड़ा मूल बोलते हैं। डन। एक तीसरी होती है अपस्थानिक मूल। मैंने बोला कि मान लो ये वाली थी झगड़ा मूल और ये वाली है आपकी मूसला मूल। देखने से पता लग रहा है ये प्राथमिक मूल उससे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ से निकल रही है। ये हो गई हमारी कौन हो गई बेटा? ये मूसला हो गई है, ये झगड़ा हो गई है। झगड़ा मींस फाइब्रस, जब तने के आधार से निकले झगड़ा, मूलांकुर से निकली और निकलकर प्राथमिक मूल निकली और फिर उससे द्वितीय तृतीय निकली। ये सब समझ में आ गया? मैंने आपसे बोला मेरे भाई मान ले यहां से एक मूल निकल गई, यहां से या यहां पर जो था ये बरगद था, इसकी ये टहनी थी, इस टहनी से ये नीचे की तरफ मूल आ रही है। अब मूलांकुर के अलावा किसी और भाग से अगर मूल उत्पन्न हो जाए तो उनको हम बोलते हैं अपस्थानिक मूल, जो आपके झगड़ा और मूसला में हो सकती है। अब जिनके ऊपर से गया अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, मूसला मूल क्या थी ये याद रखना। मूलांकुर से प्राथमिक मूल निकलती है, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इस तरीके से शाखित होती जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूसला मूल बोलते हैं। और उसी मूसला मूल का ये एग्जांपल था कौन सा? मूली और गाजर। अब यहां पर सुनने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या आपको यहां पर इन दोनों एग्जांपल में ओरिजिन तो सेम दिखाई दे रहा है कि भैया ये भी तना, ये भी तना, ये भी भूमिगत, ये भी भूमिगत, दोनों की उत्पत्ति प्रांकुर से, ये भी मूल, दोनों की उत्पत्ति मूलांकुर से, कौन है? मूसला मूल है। लेकिन सर मुझे बताना क्या इनका कार्य, संरचना इनकी क्या है? डिफरेंट है। देखो यहां पर इस एग्जांपल में देखो, वो जो समझात की जो डेफिनेशन 10वीं कक्षा में बोलते हैं ना 10th क्लास में, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। सोच क्या इसकी और इसकी स्ट्रक्चर सेम है? क्या मूली और गाजर की स्ट्रक्चर सेम होती है? जो कहते हैं मूली और गाजर की स्ट्रक्चर सेम होती है उनको यही नहीं पता, मूली इज टैपी फॉर्म होती है, इस तरीके से होती है, और गाजर इज नैपी फॉर्म, कॉनिकल होती है, इस तरीके से होती है। स्ट्रक्चर दोनों की डिफरेंट है, इधर स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन कार्य समान है। ये भी भोजन को स्टोर कर रही है, ये भी भोजन को स्टोर कर रही है, ये भी भोजन को स्टोर कर रहा है, ये भी भोजन को स्टोर कर रहा है। ये बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं ये दोनों एग्जांपल मैक्सिमम बच्चों के, और यही गलती कर बैठते हैं नीट के एग्जाम में कि सर इनकी आलू और अदरक डिफरेंट, क्या जो ये रखते हैं ना डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन है ना, रखते हैं ना सर दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन दोनों का सेम। ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन को हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। समझ, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, इनको हम बोलते हैं एनालॉगस। तो ये गलती कर बैठते हैं, तो याद रखना यहां पर स्ट्रक्चर फंक्शन की तो बात ही नहीं है, यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ की है, ओरिजिन की है, उत्पत्ति की है। तो जिनके पल्ले पड़ा अच्छी बात है, जिनके थल्ले पड़ गया समझ में नहीं आया वापस से दोहराइएगा बेटा यहां पर चीज को, है ना? ठीक है, दोहराना तो पड़ेगा आपको। सर ये चैप्टर हट गया, उसमें आता था, ये चैप्टर हट गया शारीरिक। चलो जी आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर कितने एग्जांपल हो गए भाई? 6 एग्जांपल हो गए। 7वां एग्जांपल ये नहीं है, ये वाला कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट। जैसे हम वर्टिब्रेट, हमारे अंदर हृदय और हमारा मस्तिष्क। अब हृदय और मस्तिष्क की अगर मैं बात करूं, हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन, दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट, दोनों का फंक्शन भी डिफरेंट।
भाई जो हार्ट का फंक्शन है क्या वो ब्रेन का, जो ब्रेन का है क्या वो हार्ट का नहीं, यानी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट, फंक्शन भी डिफरेंट, तो यहां पर तो वो लॉजिक ही खत्म हो गया, कौन सा सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन वाला समझात अंगों का। तो ये लॉजिक मत लगाना, ये ट्रू लॉजिक नहीं है। ट्रू लॉजिक क्या है समझात अंगों का, जिनका ओरिजिन सेम होता है, जिनकी उत्पत्ति समान होती है। ये दोनों अंगों की उत्पत्ति समान होती है, किससे होती है, मीजोडर्म से होती है। याद रखना, भ्रूणीय स्तर या भ्रूणीय जर्म स्तर जिसका नाम क्या होता है, मीजोडर्म, जिससे हृदय और मस्तिष्क दोनों का निर्माण होता है। तो हृदय और मस्तिष्क दोनों क्या एक प्रकार के समझात अंग हैं। हाँ जी, बोलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या ये 7 एग्जांपल समझ में आ गए हैं? डन, क्लियर है? अब है 8वां ये एग्जांपल, 9th ये एग्जांपल और 10वां ये एग्जांपल। और ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम पढ़ते हैं जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की। एग्जैक्टली ध्यान से सुनना, क्या ये 3 एग्जांपल जो है कौन सा, 8वां, ध्यान से सुन ले मेरे भाई, 8वां डार्विन फिंचेस, 9वां ऑस्ट्रेलियन शिशुधानी बच्चे, 10वां अपरा स्तनधारी बच्चे। ये 3 एग्जांपल हम पढ़ते हैं कब? जब हम पढ़ते हैं अपसारी विकास या अनुकूली विकिरण, अडैप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें हम ये 3 एग्जांपल पढ़ते हैं। और ये 3 एग्जांपल आपके किसको बताते हैं? इसको समझात अंगों को। अब मैं आपको बता देता हूं मैक्सिमम कंफ्यूजन कहां पर होएगा। आप इसके बाद, आप इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे समरूप अंग। कौन से अंग पढ़ेंगे? समरूप अंग, तुल्य रूपता, एनालॉगस, अनुरूपता, समवर्ती, ये कई सारे वर्ड होते हैं। क्या बोलते हैं? जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है मेरे भाई? ये बोलते हैं स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम, ये बोलते हैं ना। लेकिन यहां पर क्या याद रखना, जिनकी उत्पत्ति अलग होगी, है ना। तो थोड़ा सा चीजें टिपिकल हो जाएंगी, इसीलिए आज की क्लास को अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है। ये 3 एग्जांपल में कंफ्यूजन कहां पर होता है, सुन लो मेरे भाई। ये जो दोनों एग्जांपल हैं, अगर इन दोनों एग्जांपल की तुलना करते हैं, अगर इन दोनों एग्जांपल को कॉमन लेकर चलते हैं, तब वो एग्जांपल होता है अभिसारी विकास का। वो किसका एग्जांपल होता है? अभिसारी विकास का। चलो अभी इसको रहने देते हैं, अभी समझ में भी नहीं आएगा। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, आपने आज में 7 एग्जांपल तक याद रखना बस, नहीं तो और बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। इतना पढ़ लिया सफिशिएंट है, भेजे में घुस गया सफिशिएंट है, ठीक है। ये 8वां एग्जांपल, ये 9th एग्जांपल, ये 10th एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल आप तब पढ़ेंगे जब आप पहले ये टॉपिक पढ़ लेंगे। कौन सा? अभिसारी विकास या अनुकूली विकिरण, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद में ये चीज समझ में आएगी। डन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कल, मतलब कल हम ये वाला टॉपिक फिनिश करके तीसरा भाग स्टार्ट कर देंगे। कौन सा तीसरा भाग मेरे भाई? तीसरा भाग था हमारे इस चैप्टर का, कौन सा? ये वाला कार्बनिक विकास के सिद्धांत। ये तीसरा वाला भाग ये हम कल से स्टार्ट कर देंगे। बस ये प्रमाण रह जाएगा और एक छोटा सा भ्रूणीय प्रमाण रह जाएगा, वो वाला। सर तोरई क्या होती है? छोड़ दे यार, तूने अलग अलग जगह पर अलग तोरई नाम दे दिया, तोरू नाम दे दिया, अलग अलग नाम दे दिया। हमारे यहाँ पर तोरई बोला जाता है। चलो जी, सो आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे दोस्त। अब अपन मिलेंगे कल और इस सेकंड पार्ट को खत्म करके थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। हाँ, वेल डन, बहुत ही बढ़िया उमा, बिल्कुल सही सोचा, वेरी गुड, सेम ओरिजिन, एक्टो मीजोडर्मल, वेल डन उमा, बहुत बढ़िया। जाते जाते एक प्रश्न कि अंडाशय और वृषण समजात अंग है, सोचना। और ये चीज समजात अंग वाली ये कहां पर आई थी? याद कर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब हम लोगों ने बात करी थी किसी की, याद कर, बार्थोलिन ग्रंथि, और किसकी बात करी थी? काउपर ग्रंथि की बात करी थी। तो वहां पर भी बताया था कि बार्थोलिन ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, नर के अंदर काउपर या बल्बोयूरेथ्रल, मादा में बार्थोलिन ग्रंथि, दोनों का फंक्शन सेम था। क्या था? दोनों का फंक्शन सेम था, है ना। दोनों का फंक्शन सेम था, स्ट्रक्चर डिफरेंट थी, उस हिसाब से क्या बनता? एनालॉगस बनता ना, लेकिन वो एनालॉगस नहीं था, क्या था? समझाता। वहां पर भी आपको ये चीज बताई थी। चलो जी, ओके बच्चों, ठीक है जी, मिलते हैं कल इसी समय पर। डन। हाँ जी, चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।